आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उत्कर्ष परिवार आपके लिए क्या करेगा। तो जिस दिन अपने 50,000 का परिवार हुआ था उसी दिन उत्कर्ष परिवार ने लॉन्च कर दिया था कमिंग सून के नाम से। जी हाँ, कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आने वाली है। और वो टेस्ट सीरीज किसके नाम से आने वाली है? यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की। जी हाँ, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पेपर की और ज्यादा मजबूती से करने के लिए, उस पेपर के अंदर अपनी बहुत अच्छी रैंक तैयार करने के लिए, अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूती करने के लिए तो 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज रहेगी दोस्तों। कितने मॉडल पेपर की? 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें नर्सिंग के क्वेश्चन शामिल होंगे। बोले तो कंप्लीट नर्सिंग क्वेश्चन, कंप्लीट आपके नर्सिंग के क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर में? 120 क्वेश्चन होंगे, वो शामिल होंगे। उसी के साथ में आपके 50 क्वेश्चन किसके शामिल होने वाले हैं? नॉन नर्सिंग के। 50 क्वेश्चन किसके शामिल हैं दोस्तों? नॉन नर्सिंग के, वो भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। और टोटल आपके 170 क्वेश्चन का जो आपको यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का पेपर देखने को मिलेगा, वो सारा का सारा पूरे के पूरे एग्जाम सिलेबस बेस के ऊपर बनाया हुआ टेस्ट सीरीज है। 10 टेस्ट सीरीज रहेगी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना, चूक मत जाना दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मात्र फीस कितनी रखी गई है? ओनली 300 रुपए फीस रखी गई है। बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे दिया गया है, 300 रुपए। अब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कैसे करोगे? तो आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जब उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा नर्सिंग कोर्सेज का, नर्सिंग कोर्सेज में जाओगे तो आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगी ये यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज। तो इसको परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। टेस्ट सीरीज, जी हाँ, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। जी हाँ, जब आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सिलेक्शन दोगे। पूरा का पूरा आपके टाइम ड्यूरेशन, कई बच्चे सोचते हैं कि सर टाइम में कमी रह जाती है, पेपर में टाइम की कमी आ जाती है। पेपर का पैटर्न पता नहीं, सब पता चल जाएगा। 170 क्वेश्चन है, बराबर टाइम मिलेगा जितना आपको एग्जाम में मिलेगा। खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लेना, और अगर यहां पर कोई भी गलती हुई तो एग्जाम के दौरान गलती नहीं होगी। पूरे के पूरे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो हर एक बच्चा जो यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहा है, इसको परचेज कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का दोस्तों? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है नेगली रूल इज यूज फॉर। बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन ही। क्वेश्चन पूछ रहा है नेगली रूल किसके लिए शामिल होगा, या नेगली रूल से क्या पता करोगे? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहने वाला है? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट कीजिएगा, खुद को कॉन्फिडेंट कीजिएगा। कमेंट करोगे तो ही खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, क्या बात है। चलेगा, पहला क्यों, पहला ऑप्शन बोल रहा है इवैल्यूएटिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या आप नेगली रूल से एमनियोटिक फ्लूइड का पता कर पाते हो? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एस्टिमेटिंग द फीटल एज। बोले तो फीटल एज के बारे में पता करोगे, नन्हे मुन्ने की कितनी एज है ये पता करोगे। तीसरा बोल रहा है काउंटिंग द फीटल हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट, बच्चे की धड़कन को सुनना कहलाएगा नेगली रूल से। और लास्ट बोल रहा है डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाने वाला है? बहुत बढ़िया, चलेगा, क्या बात है। डी आंसर आना शुरू हो गए हैं, बच्चों के डी आंसर आ रहे हैं। चलेगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। समझते हैं नेगली रूल के अंदर क्या होगा। तो ये एक नेगली नाम की साइंटिस्ट थी जिसने इसको बताया, तो अपने नाम पे ही देते हैं, कोई भी रूल दिया तो इसने नाम दे दिया नेगली रूल। अब नेगली रूल होता क्या है, किसके लिए शामिल करोगे? तो इवैल्यूएटिंग द एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता करने के लिए क्या करोगे? तो इसके अंदर आप उसके एब्डोमेन को असेसमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर आप पता कर लोगे कि कितना फ्लूइड पाया जाता है। बाकी एमनियोसेंटेसिस वगैरह करके उसके अंदर डिफिकल्टी का पता कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है एस्टिमेटिंग द फीटल एज। फीटल एज के बारे में पता करने से आपको नेगली रूल से पता नहीं चलेगा। फीटल एज पता करनी है तो फीटल के बॉडी पार्ट की लेंथ को असेसमेंट करो, यूएसटी करेंगे। फीटल एज के लिए कौन सी जांच करोगे दोस्तों? यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है काउंटिंग द फीटल हार्ट रेट। हार्ट रेट, बच्चे की धड़कन सुननी है तो स्टेथोस्कोप से सुन लो या फीटोस्कोप से सुन लो। स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप का यूज कर सकते हो, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन इससे मैच खाता है, क्या बोल रहा है ईडीडी के बारे में पता करना। जी हाँ, डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 100% और पूछा जाएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए नेगली रूल से कैसे काउंट करते हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? ईडीडी, डिलीवरी। जी हाँ, नन्ना मुन्ना आएगा कब, इस एनवायरमेंट के अंदर जन्म कब लेगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसके अंदर सबसे पहले तो लेना है फर्स्ट डेट ऑफ एलएमपी।
क्या पूछ रहे हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एलएमपी का मतलब क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का आपको क्या काउंट लेना है, फर्स्ट डे। इसका क्या लेना है दोस्तों, फर्स्ट डे, पहला दिन लेना है। उसके अंदर पहले आपको 7 प्लस करने हैं, कितने प्लस करने हैं, 7 डेज प्लस करने। उसके बाद उसके अंदर प्लस क्या करना है, 9 मंथ। यह आपका क्या रूल होता है, नेगली रूल। इसी प्रकार से अगर आपने काउंट किया तो ही आंसर निकलेगा, नहीं तो कभी भी आंसर सही नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेगली रूल। ईडीडी कैसे काउंट करोगे, हाँ दोस्तों कैसे करना है, पहले आपको 7 दिन जोड़ दें फिर 9 महीने जोड़ दें। ऐसा नहीं 9 महीने पहले जोड़ दिए 7 दिन बाद में जोड़े तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर सही नहीं होगा डियर। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जैसे कि मान लो किसी फीमेल में 1 जनवरी आया था, 1 जनवरी में 7 दिन जोड़ो, कितने हो गए, 8 जनवरी, 1 और 7 8 हो गए, और अब उसके अंदर 9 महीने जोड़ दो। तो इस प्रकार से ईडीडी निकालनी होती है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपने क्वेश्चन का, डी। ईडीडी के बारे में पता करने के लिए कौन सा रूल दिया गया है, नेगली रूल। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा। चलेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है रेसिपिएंट केयर इज रेफर्ड टू, कौन सी केयर पूछी है, रेसिपिएंट केयर किससे रेफर करती है, किसके बारे में जानकारी देती है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा, रेसिपिएंट केयर के बारे में पूछा है, किसको बोलोगे रेसिपिएंट केयर। ए जवाब आ रहे हैं कुछ बच्चों के, बी जवाब, कुछ सी दे रहे हैं, डी। ये अच्छा कर डाला, ए बी सी डी चारों ही जवाब दे दिए। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जो क्या किसकी तैयारी कर रहा है, जिसके ख्वाब है नॉरसेट में नर्सिंग ऑफिसर बनना, जो चाहता है जीएमसीएच में जाना, जो ईएसआईसी की, जो आरआरबी की, जो जिपमर की, जो आपके पीजीआई की तैयारी कर रहा है, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की तैयारी करा। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों ये सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है। तो मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कर देना और कमेंट करना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है कमेंट नहीं कर पा रहा है। चलेगा, रेसिपिएंट केयर को क्या पैलेटिव केयर से जोड़ोगे। रेसिपिएंट केयर का मतलब जो पैलेटिव केयर, यानी जो व्यक्ति अब क्या है शमशान घाट के दरवाजे पे खड़े। पैलेटिव का मतलब मरीज की केयर वो कर रहे हो जिसके अंदर मरीज का जाना निश्चित है। एंड ऑफ द लाइफ बोले तो मरीज का जाना निश्चित है, पैलिएटिव केयर बोल दो, मरीज के अंदर टर्मिनल केयर बोल दो, एंड ऑफ लाइफ केयर बोल दो, क्या उसको रेसिपिएंट बोलोगे। तीसरा बोल रहा है पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ पेशेंट, बोले तो समय समय पे मरीज का सुपरविजन करेंगे विद क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत भयंकर बीमारी है, क्रोनिक का मतलब लंबे समय से बीमार है, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट, किसी के मरीज का क्रोनिक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट, मरीज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला मरीज, लिवर सिरोसिस वाला मरीज। जी हाँ, इस प्रकार के कोई पेशेंट होते हैं, उनको क्या होती है लंबे टाइम तक केयर प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो पार्ट टाइम सुपरविजन के साथ वो करोगे। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, पुनरावासन या प्री डिजीज स्टेज में ले जाना। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या रहेगा, प्री डिजीज स्टेज। जी हाँ, मरीज को कहां ले जाने की कोशिश करते हो, प्री डिजीज स्टेज, बोले तो बीमारी से पहले वाली लाइफ में ले जाने की। कमेंट फास्ट ईयर, क्या जवाब जाएगा, सी। क्या बात है, कॉपी पेस्ट ना करें दोस्तों, कॉपी पेस्ट ना करें, अपने मन का जवाब दे। चलेगा, पहला ऑप्शन पैलेटिव, तो पैलेटिव नहीं होगा और एंड ऑफ लाइफ नहीं होगा। इनके अंदर जो केयर की जाती है वो कहलाती है हॉस्पिस केयर। क्या कहलाती है, हॉस्पिस केयर। मरीज को उसके अंत समय में केयर प्रोवाइड करा रहे हो और वहां आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट होगा कि मौत होती है वो दर्दनाक ना होकर के थोड़ी आरामदायक मौत हो जाए। बोले तो जाना तो निश्चित है, लेकिन क्या करो कि उसके पेन को कैसे न कैसे कम कर दो। पेन प्रायोरिटी पे रहता है हॉस्पिस केयर के अंदर। चलेगा, लास्ट बोल रहा है रिहेबिलिटेशन, तो ये टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर मरीज को जिंदगी के अंदर आने वाली दुविधाओं को थोड़ा सा कम करना, तो कंसेप्ट रेसिपिएंट केयर में नहीं होगा। रेसिपिएंट केयर का मतलब होता है क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट का टाइम टाइम पर सुपरविजन करना। रेसिपिएंट केयर का मतलब क्या होगा, क्रोनिक इलनेस वाला पेशेंट जो लिवर सिरोसिस का है, जो क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसका पार्ट टाइम का मतलब कुछ समय समय के ऊपर क्या करना, सुपरविजन करना, बीमारी के बारे में पता करना और इलाज करना। करेक्ट आंसर क्या जाएगा डियर, सी। वेरी गुड। जी हाँ, पार्ट टाइम का मतलब होता है, अपन कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब करना, कुछ लोग लॉन्ग टाइम जॉब करते हैं, कुछ पार्ट टाइम, तो ये पार्ट टाइम वाला वही कंसेप्ट है डियर। आंसर क्या जाएगा, सी। वेरी गुड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने का कंसेप्ट अपने यहाँ नहीं रहता है, कॉपी पेस्ट ना करें, अपने दिल में जो आंसर आता है उसी आंसर को पुट करें और नोटबुक खुली रखें। कोई भी नई चीज मिलती है उसको नोट डाउन कीजिएगा, वो बहुत काम आने वाली है एग्जाम के दौरान। चलिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ए 4 ईयर ओल्ड मैन
मेन कितने का है? जी हाँ भाई साहब 4 महीने के हैं। भाई साहब कितने हैं? 4 साल के, सॉरी कितने साल के हैं? 4 साल का कोई लड़का है, इज एडमिटेड टू द यूनिट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और आपकी यूनिट में एडमिट हुआ। क्यों हुआ एडमिट? क्योंकि बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्यों एडमिट हुआ? क्योंकि एडमिट होने का कारण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन के साथ आपके ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। मरीज में क्या हो जाएगा? प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, मरीज में एडिमा वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अब क्या बोल रहा है? ही इज एक्सट्रीमली एडिमेटस। बोले तो उसकी शरीर के अंदर क्या हो रहा है? एक्सट्रीमली एडिमा देखने को मिल रहा है, एडिमेटस देखने को मिल रहा है। टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विद द स्क्रोटल एडिमा, आपको क्या करना है दोस्तों? आपको उसके डिस्कम्फर्ट को कम करना है। बोले तो उसके अंदर आने वाली दिक्कत को कम करना है, और दिक्कत का नाम क्या लिख दिया? स्क्रोटल एडिमा। जी हाँ सॉरी, जी हाँ, मरीज के अंदर क्या दिक्कत देखने को मिल रही है? मरीज है दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, नेफ्रॉन उसका डैमेज हो गया, उसके कारण ग्रुप ऑफ सिम्टम आ रहे हैं। आपको पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले मरीज में देखने को मिलता है हाइपो एल्बुमिनीमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपो एल्बुमिन का लेवल कम हो गया। जब जब एल्बुमिन का लेवल कम होगा बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? एडिमा। और अब एडिमा कहां आ चुका है? मरीज के स्क्रोटल में। कहां आ गया दोस्तों? स्क्रोटल में एडिमा आ गया। और स्क्रोटल में एडिमा आने के कारण क्या हो चुके हैं? एडिमा आपके स्क्रोटल क्या हो रहे हैं? जी हाँ, हैंगिंग देखने को मिल रहे हैं। बोले तो स्क्रोटल हैंग डाउन हो रहे हैं, उसके कारण मरीज बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है। कमेंट कीजिएगा क्या जवाब जाएगा। कैसे डिस्कम्फर्ट को कम करोगे? कैसे कम करोगे डियर? चलेगा, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं अप्लाई द आइस टू स्क्रोटम। बोल रहा है कि बर्फ लगा दो मरीज को। बर्फ लगा दो, कहां लगा दो? स्क्रोटम पे लगा दे। तो बर्फ लगाने से क्या कम हो जाएगा? दूसरा बोल रहा है एलिवेट द स्क्रोटम ऑन ए पिलो। बोले तो स्क्रोटल को क्या कर दो? एलिवेट कर दो। और एलिवेट किस पे कर दो? पिलो पे कर दो, तकिए पे कर दो, जी कुशन पे कर दो, किसी पे कर दो, लेकिन एलिवेट कर दो ताकि प्रेशर कम हो जाए, मरीज ठीक हो जाए। तीसरा बोल रहा है अप्लाई हीट टू द एब्डोमिनल एरिया। आप मरीज के एब्डोमिनल एरिया पे क्या कर दो? हीट अप्लाई कर दो ताकि स्क्रोटल एडिमा कम हो जाए। लास्ट बोल रहा है एडमिनिस्टर्ड है डायूरेटिक, मरीज को डायूरेटिक लगा दो। क्या करोगे? कैसे कम करोगे स्क्रोटल एडिमा? क्या बात है, कई बच्चों के बी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट फास्ट डियर। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिएगा क्या जवाब जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा, मरीज में क्या हो रहा है? आपके एल्बुमिन का लेवल कम होने से मरीज में हुआ था एडिमा, और एडिमा कहाँ का हो गया? स्क्रोटम का एडिमा हो गया। जब स्क्रोटल का एडिमा हो गया, लास्ट बोल रहा है डायूरेटिक लगा दो। तो डायूरेटिक लगाने के कारण मरीज में क्या होगा? यूरिन का पास आउट ज्यादा होगा, फ्लूइड का लेवल कम होगा, लेकिन स्क्रोटल का जो एडिमा है वो इतना ज्यादा रिजोल्व नहीं होगा, मरीज में हाथों हाथ कंफर्टनेस नहीं आएगा। जी हाँ, बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो आपका वॉश आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन क्या नहीं निकलेगा? जो एडिमा के अंदर भरा पड़ा है। तो डायूरेटिक लगाने का यहाँ कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है हीट अप्लाई कर दो एब्डोमिनल एरिया। तो एब्डोमिनल एरिया पे हीट अप्लाई करने से स्क्रोटल एडिमा कैसे कम हुआ? स्क्रोटल तो हैंग डाउन हो चुके हैं, तो वो आपके कहां है दोस्तों? पेल्विक कैविटी से भी नीचे। आप एब्डोमिन पे हीट एप्लीकेशन कर रहे हो, तो क्या करना चाहते हो? पेट को गर्म करके क्या साबित करना चाहते हो? कुछ भी नहीं होगा, गलत बात है। पहला बोल रहा है आइस अप्लाई कर दो। तो आइस अप्लाई करने से एडिमा कम नहीं होगा, आइस अप्लाई करने से एडिमा कम नहीं होगा, और ना मरीज का डिस्कंफर्ट रिजोल्व होगा। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? स्क्रोटल को एलिवेट कर दो। क्या कर दो? तकिए पे एलिवेट कर दो। जी हां, कुशन पे एलिवेट कर दो, पिलो पे एलिवेट कर दो। जब आप उसको एलिवेट किया ना, जैसे स्क्रोटल हैंग डाउन हो रहे थे, क्यों हो रहे थे? उनके अंदर पानी भरा हुआ था। जी हां, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, वो सूज चुके हैं, तो मरीज में डिस्कंफर्ट हो रहा था, मरीज के अंदर दर्द देखने को मिल रहा था। मरीज में क्या देखने को मिल रहा था डियर? दर्द देखने को मिल रहा है। अब आप उसको क्या कर दिया? एलिवेट कर दिया। तो एलिवेट करने से जो वेट क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो गया, जो वेट क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो गया, तो मरीज में क्या रिजोल्व हो जाएगा? डिस्कंफर्ट कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले के अंदर बेस्ट ड्रग क्या होती है? तो याद रखिएगा कोर्टिकोस्टेरॉइड। अगर आपको पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो जवाब क्या देकर के आओगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा दोस्तों? तो ये आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, और स्टेरॉइड ड्रग दी जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड डियर, जवाब क्या जाएगा? बी, एलिवेट ऑफ द पिलो। वेरी गुड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या बात है। चलेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा फास्ट दोस्तों। जी हाँ, एलिवेट कर दो और आप क्या दोगे, हाँ डेक्स्ट्रामेथासोन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमनली डेक्स्ट्रामेथासोन लेते हैं। वेरी गुड डियर, क्या बात है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, बता रहा है, कौन सी जानकारी दे रहा है। ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली, सही स्टेटमेंट कौन सा रहेगा नर्सिंग डायग्नोसिस का। पहला बोल रहा है इट प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस, बोले तो बीमारी के अंदर प्रोग्नोसिस देखेंगे कि बीमारी में कितनी इफेक्टिवनेस आएगी, क्या नर्सिंग डायग्नोसिस से देखोगे। दूसरा बोल रहा है इट एड इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड। अब आप नर्सिंग डायग्नोसिस करके बोल रहा है कि एड करोगे क्वालिटी ऑफ केयर, जब डायग्नोसिस कर लोगे तो क्वालिटी ऑफ केयर देखने को मिलेगी और मरीज की डिमांड पता चलेगी, नीड पता चलेगी, आवश्यकता पता चलेगी, जरूरत पता चलेगी। तीसरा बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिजीज, बीमारी को पता करना नर्सिंग डायग्नोसिस। और लास्ट बोल रहा है इट स्टडीज द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द इलनेस। और लास्ट क्या बोल रहा है, कारण पता करोगे, इफेक्ट पता करोगे, इलनेस पता करोगे। ध्यान से दोस्तों, डी नहीं होगा, ध्यान से पहले ऑप्शन की कंडीशन को पढ़ो। जो बच्चे डी पुट करने हैं एक बार ऑप्शन को पढ़े। क्वेश्चन ने पूछा है नर्सिंग डायग्नोसिस, और नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब होगा नर्सेज कर रही है, और जब जब नर्सेज असेस करती है तो कभी भी बीमारी के बारे में पता करना अपना काम नहीं होता। बीमारी के बारे में कौन पता करेंगे, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट प्रेस्क्राइब करेंगे और डायग्नोसिस होकर के रिपोर्ट आएगी, वो काम है डॉक्टर का। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मरीज की आवश्यकताओं को पता करना। जी हाँ, नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, मरीज की आवश्यकताओं को पता करना, और जब जब उसकी जरूरत पता चल गई बीमारी के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि मुझे समोसे खाने हैं, वो अपनी आवश्यकता नहीं होगी, अपने को पूरी नहीं करनी, मरीज को क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको रिजोल्व करेंगे, उसकी आवश्यकताओं का पता करना। चलेगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोग्नोसिस के बारे में, तो प्रोग्नोसिस के बारे में देखेंगे इवैल्यूएशन में, यहां गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिजीज, तो डिजीज के पता करना डायग्नोसिस में काउंट होगा और डॉक्टर करवाएगा डायग्नोसिस करवा के। क्लियर है, नर्सिंग डायग्नोसिस में बीमारी का पता करना अपना काम नहीं होता, डिजीज के बारे में पता करना काम किसका होगा, डॉक्टर का। जी हाँ, डॉक्टर का पता होगा, बीमारी के बारे में पता करना अपना काम नहीं होगा डियर। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है द स्टडीज कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इलनेस, बोले तो बीमारी के बारे में पता करो, कारण क्या है बीमारी की, इलनेस वगैरह के बारे में। तो इसका अपने कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, अपने तो सिंपल सा फंडा है, मरीज को किस चीज की आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरी करो। तो डी भी नहीं होगा, तो ए, सी और डी नहीं होंगे। क्या जाएगा आंसर दोस्तों, इट एड इन द क्वालिटी ऑफ केयर। जब नर्सिंग डायग्नोसिस करोगे ना तो उससे क्या करोगे, क्वालिटी ऑफ केयर को ऐड करोगे, मरीज को अच्छी केयर दे सकते हैं, मरीज को सुविधाएं दे सकते हैं, मरीज को कंफर्ट कर सकते हैं, टू मीट द क्लाइंट नीड, और मरीज की जो आवश्यकताएं उनको पूरी कर सकते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। मरीज की आवश्यकताओं को पता करना और क्वालिटी एयर केयर प्रोवाइड करवाने का काम रहेगा नर्सिंग डायग्नोसिस में। राइट आंसर क्या जाएगा, बी। जी हाँ, सी नहीं होगा, बीमारी के बारे में पता करना और मरीज को इलनेस के बारे में पता करना अपना काम नहीं है डियर, इस वर्ड पे फोकस करना था, नर्सिंग डायग्नोसिस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्या आंसर रहेगा, ध्यान से पढ़ें फिर जवाब दें। चलिएगा, क्या पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पॉइंट को पकड़ लेना। द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या कारण होगा, फॉलोइंग जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस होता है दोस्तों, क्या क्या देखने को मिलता है। एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया, एक होता है एसिडोसिस, एक कंडीशन होती है दोस्तों एसिडोसिस, और एक कंडीशन होती है एल्क्लोसिस। कमेंट करना दोस्तों, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जवाब नहीं दे रहा। एक कंडीशन होगी एसिडोसिस, एक होती है एल्क्लोसिस। नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। आपकी नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7.35 से 7.45। अगर इससे नीचे आते हो, अगर मरीज की पीएच 7 से नीचे आती है, कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ एसिड का लेवल बढ़ जाएगा,
किसका लेवल बढ़ जाएगा दोस्तों, एसिड का। जैसे जैसे आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस, और जैसे जैसे आपकी बॉडी में HCO3 का लेवल बढ़ेगा, HCO3 बोले तो बेस का लेवल बढ़ेगा, और आपका बेस का लेवल जैसे जैसे ब्लड में बढ़ेगा कंडीशन कहलाएगी एल्क्लोसिस। कंडीशन क्या कहलाएगी, एल्क्लोसिस। 4 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। पता करने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक तो नॉर्मल पीएच पता होनी चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, दूसरा आपको पता होना चाहिए दोस्तों CO2 की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी होती है 35 से 45। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, और रीडिंग दोस्तों ऑक्सीजन का नॉर्मल सेचुरेशन पता होना चाहिए 95 to 100, और मरीज के अंदर क्या पता होना चाहिए, बाइकार्बोनेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है बाइकार्बोनेट की, तो 22 से 27। कितनी होगी डियर, 22 से 27। ये रीडिंग आपको पता है तो आप क्या पता कर लोगे, एसिड बेस इम्बैलेंस। कंसेप्ट को पकड़िएगा। हाँ दोस्तों, 7 से कम होना एसिडोसिस कहलाएगा, जितना कम हो रहा है उतना ज्यादा बढ़ रहा है एसिड का लेवल। अब सिंपल सा फंडा है, मरीज की बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ रहा है कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। अब इसके अंदर आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट नहीं किया तो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे डियर, चलेगा, क्या बात है। अब रेस्पिरेटरी का रिलेटेड लिख दिया तो इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत होने के कारण एसिड का लेवल बढ़ रहा है। अब याद रखना, जब जब आपकी बॉडी में CO2 रिटेंट होगी ना, जब जब आपकी बॉडी में क्या होगी, CO2 रिटेंशन होगा। जी हाँ दोस्तों, CO2 का जब जब रिटेंशन होगा बॉडी में कंडीशन कहलाएगी एल्क्लोसिस, और जैसे जैसे जिस व्यक्ति में CO2 का लेवल गिरेगा कंडीशन कहलाएगी एल्क्लोसिस। ये तो किसका कारण है, रेस्पिरेशन का। मेटाबॉलिक का क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ता है, अगर कुछ भी करने से, एसिड का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन से, अगर कुछ भी करने से आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन रिटेंशन होता है, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी हाइड्रोजन को एक्सक्रीट नहीं करेगी, कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपकी किडनी ज्यादा एक्सक्रीट कर रही है हाइड्रोजन आयन को, कंडीशन क्या कहलाएगी, ज्यादा एक्सक्रीट कर रही है तो आपका हाइड्रोजन कम हो गया, बेस बढ़ गया। ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे कंसेप्ट होते हैं। हाइड्रोजन का लेवल जैसे ही कम होगा बाइकार्बोनेट का बढ़ जाएगा। अगर बॉडी से हाइड्रोजन ज्यादा निकल गए कंडीशन क्या होगी, बेस का लेवल बढ़ गया, कंडीशन कहलाएगी एल्क्लोसिस। अगर बेस ज्यादा बॉडी से निकल गया हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। अगर कुछ ना कुछ रिटेंशन और एक्सक्रीशन से होता है, किडनी के ऊपर होता है, बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस पे होता है तो कहलाता है मेटाबॉलिक। और अगर आपके फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट है, आपके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो कंडीशन क्या, जी हाँ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो रेस्पिरेटरी कहलाएगा डियर। अब क्वेश्चन ने पूछा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कंडीशन में होगा, जब आपके रेस्पिरेशन में CO2 रिटेंट होगी। पहला बोल रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल 650 के आसपास बढ़ चुका है, उसके कारण क्या होगी, बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए और वो फैट का ब्रेकडाउन कर रही है। वो किसका ब्रेकडाउन कर रही है, फैट का ब्रेकडाउन कर रही है। और फैट जब भी टूट रही है बॉडी में क्या बन रही है, कीटोन बॉडी। एनर्जी के लिए फैट का क्या कर रही है, यूटिलाइजेशन कर रही है, और फैट का यूटिलाइजेशन करने के दौरान फैट का ब्रेकडाउन हुआ, कंडीशन कहलाई कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी किस में बनी, एसिडोसिस में, तो ये कंडीशन कहलाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पहला तो गलत हो गया। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब हो गया मरीज गहरी गहरी सांस ले रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अब मुझे बताइएगा, जब गहरी गहरी सांस लोगे तो CO2 रिटेंड होगी या O2, जी हाँ ऑक्सीजन का रिटेंशन होगा, CO2 कम होगी। जब CO2 बॉडी में कम हो रही है कंडीशन कहलाएगी एल्क्लोसिस। ये क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। क्या होगा, एल्क्लोसिस। याद रखिएगा दोस्तों, जब जब मरीज हाइपर वेंटिलेशन वाला होगा कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। और यहीं पे लिख देता क्या दोस्तों, हाइपो वेंटिलेशन, बोले तो मरीज कम वेंटिलेट करा। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर कम लेता था तो CO2 रिटेंड होती है, कंडीशन एसिडोसिस हो जाती। लेकिन यहाँ तो भाई साहब ज्यादा सांस ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं भाई साहब, ज्यादा सांस ले रहे हैं, कंडीशन हाइपर वेंटिलेशन। ये भी नहीं होगा। एक्सेसिव वोमिटिंग, जो बहुत ज्यादा मरीज में क्या हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही, बार बार वोमिटिंग होगी तो स्टोमक में क्या भरा पड़ा है, स्टोमक में भरा पड़ा है हाइड्रोजन, और ज्यादा वोमिटिंग हो गई तो बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा डियर, बेस बढ़ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, बेस का लेवल बढ़ जाएगा। कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस।
कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बोल रहा है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, बोले तो मरीज के रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, सांस लेने में दिक्कत आ गई। अब मुझे बताइएगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, CO2 रिटेंट होगी या नहीं होगी? होगी। और जब जब CO2 रिटेंट होगी मरीज में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट था दोस्तों। इस कंसेप्ट को समझिएगा, चारों के चारों ऑप्शन आ चुके हैं। पहली कंडीशन क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरा ऑप्शन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तीसरे ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और लास्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। छोटे छोटे पॉइंट पकड़िएगा, आपका 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको पूछेगा, कुछ तो फिक्स ही होते हैं दोस्तों। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि एक मरीज है क्रोनिक रीनल फेलियर का, क्या देखने को मिलेगा? रीनल फेल मतलब किडनी फेल, किडनी फेल मतलब हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हाइड्रोजन अंदर रहेगा। और मेटाबॉलिक तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मरीज में लंबे समय से क्या कर रहे हो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक खुली है तो लिख लेना। किसका बोल रहा हूं, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव का मतलब ज्यादा क्या कर रहे हो, बीटी लगा रहे हो। अब मरीज में ज्यादा बीटी लगाओगे तो आपको पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है, उस कंपोनेंट में सिट्रेट अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है दोस्तों, सिट्रेट। और सिट्रेट जाकर के किसके साथ बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम के। सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाउंड होकर के बॉडी से निकल जाएगा। सिट्रेट किस रूप में, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बॉडी से निकल गया, बॉडी में क्या बन गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को पकड़िएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैसिव, मैसिव का मतलब 24 घंटे में 10 यूनिट से ज्यादा अगर किसी को, जी हाँ, मैसिव का मतलब होगा दोस्तों 24 घंटे में 10 यूनिट से ज्यादा। और जब ज्यादा कर रहे हो 10 यूनिट से ज्यादा, तो याद रखिएगा मरीज में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाउंड हो जाएगा और बॉडी से निकल जाएगा। अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, डी। वेरी गुड डियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। कमेंट फास्ट डियर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें फिर जवाब दें। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट कीजिएगा, तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें फिर कमेंट करें। चलेगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेगा फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, द नर्स इज टेकिंग द ब्लड प्रेशर। नर्स क्या कर रही है, मरीज का ब्लड प्रेशर ले रही है। नर्स क्या कर रही है, मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर रही है। ऑफ एन ओबेज, बोले तो मेरी तरह हटा फुटा मोटा व्यक्ति है, मोटे व्यक्ति का क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर चेक कर रही है। उसके अंदर क्या देखने को मिला, इफ द ब्लड प्रेशर कफ इज टू स्मॉल। मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति बोले तो हाथी की तरह फूला हुआ है, लेकिन आपके पास क्या है, कप छोटा है। व्यक्ति तो है मोटा और बीपी का कफ क्या है, छोटा है। द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्या हो गई कंडीशन, ये लीजिएगा, ये भाई साहब हैं, ये इनकी छोटी छोटी आंखें और ये बड़ा बड़ा नाक, ये स्माइल और ये क्या है, इस प्रकार से फूले हुए हैं। जी हाँ, इतने बड़े व्यक्ति के अंदर आपको क्या चेक करना है, ब्लड प्रेशर। ये लीजिएगा, हाथ है। अब आपके पास क्या है कि इनकी साइज का ब्लड प्रेशर का कप नहीं है, कप क्या है, छोटा सा। ब्लड प्रेशर का कप क्या है, आपके पास छोटा कप है। और जब जब स्मॉल कप काम में लोगे तो क्या रीडिंग में चेंजेस आएगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या आंसर जाने वाला है। चलेगा, फॉल्स एलिवेशन देखने को मिलेगा। फॉल्स का मतलब झूठी रिपोर्ट बढ़ी हुई मिलेगी। दूसरा बोल रहा है फॉल्स लो रीडिंग, फॉल्स लो रीडिंग। ए और बी दोनों जवाब दे रहे हो, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो डियर फिर जवाब दो। दूसरा बोल रहा है फॉल्स लो रीडिंग, बोले तो झूठी बीपी कम देखने को मिलेगी। फॉल्स आने का मतलब गलत रीडिंग है, झूठी रीडिंग है। तीसरा बोल रहा है ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट इज करेक्ट, बोल रहा है कि रीडिंग आ गई जो सही है, एकदम टनाटन है, ओके रीडिंग है। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सब नॉर्मल फाइंडिंग, बोले तो सब नॉर्मल, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए हल्की सी उससे कम है, बाकी ठीक ठाक है। क्या गलत रीडिंग है, गलत में ज्यादा है, गलत में कम है। तीसरा बोल रहा है नॉर्मल है, लास्ट बोल रहा है सब नॉर्मल, बोले तो मिलती जुलती है।
अब यहाँ कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। और कंसेप्ट क्या रहने वाला है, जब जब आपको कम चीजों के बारे में पूछे रिपोर्ट ज्यादा जाएगी। अब कम रिपोर्ट में क्या हो सकता है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मरीज में बीपी कम छोटा काम में ले लिया, क्या हो जाएगी, रीडिंग ज्यादा जाएगी। मरीज के अंदर आपने हैंड को क्या कर दिया, फॉल डाउन करवा दिया, बोले तो हार्ट लेवल पे होना चाहिए। जब भी बीपी चेक करते हो ना, आपका बीपी कप का जो मरीज का हाथ होता है वो हार्ट लेवल पे होना चाहिए। वहां नहीं होकर के हाथ नीचे रह गया, मरीज में क्या हो जाएगी, बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। मरीज के अंदर बीपी कप छोटा काम में लेना, मरीज की पोजीशन से हाथ को नीचे रखना, दोनों में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। मरीज के अंदर बीपी कप बड़ा काम में ले लिया, मरीज के अंदर बीपी लेते टाइम हाथ को ऊपर रख दिया, बीपी कितना देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। इन कंसेप्ट को पकड़िएगा दोस्तों। बीपी कप अप्लाई करने का कंसेप्ट क्या होता है, ब्रेकियोसिफेलिक, मोस्ट कॉमन अपन हैंड में अंदर लेते हैं। ब्रेकियोसिफेलिक से क्या सुनोगे, साउंड सुनेंगे, और जहां अप्लाई करते हो ना, यहां से कितना, तो 2 to 3 फिंगर, जी हाँ 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर अप्लाई करना है। जहां पर आप साउंड को सुनोगे उससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर करना है। कोरोस्कोप साउंड, वेरी गुड डियर। इसको चढ़ाने का कंसेप्ट क्या रहता है, तो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तक इसको चढ़ा दें। फिर इनफ्लेट डिफ्लेट करने का कंसेप्ट क्या रहता है, तो 10 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। जी हाँ, मरीज के अंदर 10 mm ऑफ Hg को धीरे धीरे नीचे करते जाओ 1 से 2 सेकंड में। याद रखिएगा, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मोटा व्यक्ति है, कप छोटा है, राइट आंसर ए जाएगा। अगर कप के अंदर रीडिंग कम आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कफ टू लॉन्ग। इसमें क्या होगा, कफ टू लॉन्ग। अगर आपका कप बड़ा देखने को मिलता है, व्यक्ति छोटा देखने को मिलता है, और क्या कंडीशन, एलिवेशन और कब हो जाएगा, जब हैंड क्या होगा, बिलो चेस्ट। अगर आपका हाथ व्यक्ति की चेस्ट से नीचे, बोले तो जहां से ब्लड प्रेशर ले रहे हो वो लेवल कहां है, चेस्ट से नीचे, तो भी बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आपका बीपी कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, अबो चेस्ट। क्या रहेगा, अबो चेस्ट। अगर मरीज का हैंड है तो क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा नॉर्मल नहीं होगा, ना सब नॉर्मल होगा। ब्लड प्रेशर को कौन से लेवल पे चेक किया जाता है, आई लेवल पे। याद रखिएगा, जो रीडिंग देखते हो ना उसके अंदर, जी हाँ, स्पिग्नोमेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग देखी जाती है वो किस लेवल पे, आई लेवल पे चेक की जाती है डियर। किस लेवल पे, आई लेवल पे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। मरीज के अंदर यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैठे हुए व्यक्ति और सोते हुए व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेज आएगा। कमेंट फास्ट डियर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। क्या आंसर रहेगा, अगर मैं बोल देता हूं एक व्यक्ति बैठा है सुपाइन पोजीशन में, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, और एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति का थोड़ी देर बाद में उसको सुला करके ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, फोलस पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन में उसके ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेज आएगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाने वाला है। उसी व्यक्ति को, जी हाँ, मुझे आप चेयर पर बिठा के ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, 10 मिनट बाद मुझे सुला करके ब्लड प्रेशर चेंज कर रहे हो, क्या चेंजेज आएगा। वेरी गुड। क्या रहेगा, सेम रीडिंग रहेगी, नो चेंजेज। क्या देखने को मिलेगा, नो चेंजेज। रीडिंग क्या रहेगी, सेम ही रीडिंग देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ब्लड प्रेशर से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट तैयार रखिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। राइट आंसर क्या जाएगा, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि कफ क्या था, छोटा। कफ छोटा तो बीपी ज्यादा, कफ बढ़ा तो बीपी कम। ऐसे ही कंसेप्ट को बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलेगा। जी हाँ, आप क्या होगा, कफ छोटा है तो बीपी बढ़ा, और बीपी बढ़ा तो कफ छोटा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, शानदार है, लेकिन ध्यान से पढ़ के जवाब देना, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं, ये हजारों व्यक्तियों से आपको पीछे ले जाएंगे, ये हजारों स्टूडेंट से पीछे ले जाते हैं, लेकिन गलत नहीं करना। क्वेश्चन पूछ रहा है, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। स्किन टर्गर टेस्ट किसके अंदर करते हो और क्या असेसमेंट करोगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कमेंट बॉक्स धीरे कैसे चल रहा है, क्या सो गए हो, क्या सो गए हो क्या। कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाइएगा। जी हाँ, राफेल बना दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। क्या जवाब जाने वाला है, स्किन टर्गर टेस्ट कर रहे हो। स्किन टर्गर का मतलब आप स्किन की क्या देख रहे हो, इलास्टिसिटी चेक कर रहे हो। स्किन की क्या चेक कर रहे हो, इलास्टिसिटी। क्या चेक कर रहे हो, इलास्टिसिटी चेक करना किसकी, स्किन की। क्या कहलाएगा, पहला बोल रहा है इन्फेक्शन का पता करना, दूसरा बोल रहा है हाइड्रेशन स्टेटस देखना, तीसरा बोल रहा है लेवल ऑफ पेन, और लास्ट में बोल रहा है कॉन्शियसनेस। कमेंट फास्ट डियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बी आंसर आ रहे हैं सभी का धड़ाधड़। इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स को चलाते रहिएगा दोस्तों।
कॉन्शियसनेस के बारे में पता करना है तो जांच कर दो जीसीएस। हाँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोल दो, कॉन्शियसनेस बोल दो, जांच कौन सी करोगे? जीसीएस। ग्लासको कोमा स्केल, यहां कंसेप्ट नहीं होगा कॉन्शियसनेस का, तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है लेवल ऑफ पेन, लेवल ऑफ पेन के लिए क्या करोगे? तो फेशियल रेटिंग स्केल ले लो। क्या काम में ले लो? फेशियल रेटिंग स्केल, फेशियल रेटिंग स्केल काम में ले लो। मरीज के अंदर क्या ले लो? वोंग बेकर स्कूल काम में ले लो, वोंग बेकर स्केल काम में ले लो। मरीज के अंदर विजुअल एनालॉग स्केल काम में ले लो, विजुअल एनालॉग स्केल, वास। पूछा हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म दी थी, एग्जामिनर ने पूछा था वास इज ए यूज फॉर, तो जवाब देना है पेन के लिए। वास का मतलब क्या हो गया? विजुअल एनालॉग, विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल की भी किसके लिए? दर्द के लिए। तो मरीज के अंदर छोटे बच्चों में कौन सी काम में लोगे? छोटे बच्चों के अंदर कौन सी काम में ली जाती है? तो फेसेज रेटिंग स्केल। बोले तो मरीज का चेहरा देखो, बच्चे का चेहरा देखो और इमोजी से मैच करो। अगर हंसता हुआ चेहरा आता है पेन नहीं है, रोता हुआ चेहरा आता है मरीज में दर्द है। वोंग बेकर भी किसमें है? बच्चों के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, चलिएगा। तो ये तो पेन के लिए भी नहीं लेंगे। हाइड्रेशन स्टेटस के लिए, जी हाँ, स्किन की इलास्टिसिटी किसके लिए लोगे डियर? स्किन की इलास्टिसिटी। तो हाइड्रेशन बोले तो मरीज में पानी कितना है? बोले तो समुद्र में गोते कितने खा रहा है? पानी के बारे में पता करना है। इन्फेक्शन के बारे में पता करना है तो क्या कर दो? कल्चर कर दो। क्या कर दो दोस्तों? कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृति से नहीं बोल रहा हूं, कल्चर का मतलब उसके अंदर क्या कर दो? कल्चर करके पता करो कि बीमारी क्या है क्या नहीं है। डब्ल्यूबीसी के काउंट वगैरह चेक करो, ईएसआर के नंबर चेक करो। कल्चर कर दो, डब्ल्यूबीसी के नंबर देख लो, ईएसआर के नंबर देख लो। ईएसआर क्या होगा? ईएसआर क्या होता है डियर? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बोले तो जब भी मरीज में इंफेक्शन होगा ना, तो आपके आरबीसी की जो सेटल डाउन की रेट होगी वो बढ़ जाएगी। जब भी मरीज में इंफेक्शन होगा आरबीसी के सेटल डाउन की रेट बढ़ जाएगी, आरबीसी जमना धीरे धीरे कम हो जाएगी, प्रदर्शित करेगी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इलास्टिसिटी से क्या कर रहे हो? स्किन ट्रिगर। स्किन ट्रिगर के मतलब क्या होगा? जब मरीज की बॉडी में फ्लूइड होगा तो आपकी इलास्टिसिटी जैसे ही ऊपर खींची नॉर्मल पीछे जाएगी, लेकिन जब जब शरीर में पानी की कमी आएगी वो क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। ऊपर चमड़ी को खींच लिया, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, धीरे धीरे मरती पड़ती नीचे जा रही है। क्या चेक कर रहे हो? हाइड्रेशन। बोले तो शरीर में पानी का लेवल चेक करना। वेरी गुड डियर, इसी प्रकार से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या आंसर रहेगा? बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्या पूछ रहा है फिर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, स्किन ट्रिगर चेक करेंगे। वेरी गुड डियर। हाँ, बच्चों के अंदर भी देखते हैं, बड़ों के अंदर भी। बड़े व्यक्तियों में तो वैसे ही पानी की कमी आ जाती है तो क्या हो जाती है? इलास्टिसिटी कम हो जाती है। बड़े व्यक्तियों में तो वैसे ही कम हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति में बॉडी में फ्लूइड कितना होता है डियर? 60 से 65%। बच्चों के अंदर कितना होगा? 80%। और ओल्ड व्यक्ति में कितना होता है? 40%। तो ओल्ड में 40 होगा तो स्किन की इलास्टिसिटी देखी होगी बूढ़े व्यक्तियों में। बोले तो चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाना, जी हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन खत्म हो जाने, सेल्फी वाले मूवमेंट खत्म हो जाने। सेल्फी वाला चेहरा नहीं रहता है बुढ़ापे में, इसीलिए तो अपन लेते हैं अभी सेल्फी, क्योंकि पता है कि बुढ़ापे में तो ले नहीं पाएंगे। बुढ़ापे में तो क्या पड़ जाएगी? झुर्रियां पड़ जाएगी। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़ें फिर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी? रिट्रोपेरिटोनियल वर्ड को पकड़िएगा और जवाब दीजिएगा कौन सी स्ट्रक्चर? रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो का मतलब होता है बैक साइड। रिट्रो वर्ड कहां यूज होता है? बैक साइड के लिए, पीछे के लिए। रिट्रो वर्ड कहां के लिए यूज होता है? बैक साइड के। पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के। पेरिटोनियल का मतलब क्या होगा? पेरिटोनियम के पीछे की साइड। जी हाँ, मरीज की पेरिटोनियम दिख रही है क्या? मेरी पेरिटोनियल कैविटी, जी हाँ, मेरी एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखा है पेरिटोनियल ने। इसके पीछे की साइड में कौन सा ऑर्गन होगा ये पूछा है। पहला बोल रहा है किडनी होगी, दूसरा बोल रहा है स्प्लीन होगा, स्टोमक होगा या पेनक्रियाज होगा। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा? वेरी गुड डियर। मैक्सिमम बच्चे ए ही जवाब दे रहे हैं, बोले तो किडनी होगी, है ना। चलेगा, बात करते हैं पेनक्रियाज कहाँ होता है। तो पेनक्रियाज होता है बिहाइंड द किसके? स्टोमक। जी हाँ, आपके स्टोमक के पीछे की साइड में छुपा रहता है पेनक्रियाज। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेनक्रियाज कहाँ होता है? हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेनक्रियाज अगर एग्जामिनर पूछता है तो ये जाता है रिट्रोपेरिटोनियल। क्या जाएगा? रिट्रोपेरिटोनियल। चलेगा। स्टोमक कहाँ होगा? तो स्टोमिनल आपका एब्डोमिनल कैविटी में होगा, इंटीरियर पार्ट में होगा।
पीछे की साइड नहीं होगा, गलत हो गया। स्प्लीन कहाँ होता है, तो स्प्लीन आपके जस्ट कहाँ होता है, स्टोमक के पीछे की साइड, तो ये भी गलत हो गया। ये भी आपका रिट्रोपेरिटोनियल नहीं होगा। रिट्रोपेरिटोनियल कौन सी चीज होगी, किडनी। राइट आंसर क्या जाएगा, किडनी। जी हाँ, रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के पीछे कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, तो किडनी देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडिनम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडिनम, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ड्यूडिनम देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, हेड ऑफ पेनक्रियास देखने को मिलेगा। मरीज के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन क्या होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं। आपकी एड्रिनलिन ग्लैंड क्या होती है, एड्रिनलिन ग्लैंड क्या होती है, तो रिट्रोपेरिटोनियल। तो ये ऑर्गन तो आपके पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, लेकिन 100% पूरा का पूरा पीछे क्या होता है, तो किडनी। याद होगा, जब भी मरीज में रीनल कैलकुलाई का पेन होता है, पथरी का दर्द होता है, कहां होता है, मरीज के पीछे की साइड में। वेरी गुड डियर। जी हाँ, क्या होगा, पेनक्रियाज का हेड। बहुत बढ़िया दोस्तों, पेनक्रियाज पूरा नहीं होता डियर, पेनक्रियाज पूरा कभी नहीं होगा। पेनक्रियाज का हेड होगा ना, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, बाकी क्या होगा, टेल वगैरह इधर ही होगे। चलेगा, ये देखने को मिलेगा। बाकी आपके कंसेप्ट राइट आंसर क्या जाएगा, ए। किडनी क्या होती है, पूरी की पूरी पीछे की साइड। इसीलिए याद होगा कि जब भी मरीज को रीनल कैलकुलाई का पेन होता है, कहां होता है, ये भी क्वेश्चन लिख लेना। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रीनल कैलकुलाई पेन, तो जवाब दीजिएगा रिट्रोपेरिटोनियल। कहां देखने को मिलेगा, पेन बोल रहा हूं किसका, रीनल कैलकुलाई का। कहां देखने को मिलेगा, रिट्रोपेरिटोनियल। कहां देखने को मिलेगा, रिट्रोपेरिटोनियल देखने को मिलेगा। वेरी गुड डियर। जी हाँ, आपको पेट के पीछे की साइड में। वेरी गुड, क्या बात है। राइट आंसर क्या जाएगा, किडनी। बोले तो ए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ें फिर जवाब दें दोस्तों। हाँ, रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब पीछे की साइड होता है डियर। चलेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद द थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। मरीज किस बीमारी के साथ में एडमिट हुआ है, थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। पॉइंट को पकड़िएगा, क्या हो रहा है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ था। कहां हुआ, वेसल्स के अंदर हुआ, अब उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। जी हाँ, डीप वेन के अंदर आपका क्या हो जाना, चलेगा, वेसल्स के अंदर क्या हो जाना, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। बोले तो कुछ इंजरी वगैरह हुई होगी और ब्लड वहां जमना शुरू हो गया, और ब्लड जमने के कारण अब उस क्लोट में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गई, दिक्कत हो गई, मरीज बन चुका है। एंड एन ऑर्डर फॉर द हिपेरिन, और डॉक्टर साहब ने क्या ऑर्डर कर दिया, मरीज में हिपेरिन लगा दो। मरीज में क्या लगा दो, हिपेरिन लगा दो। पता है आपको कि हिपेरिन जाकर के क्या करेगा, एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, उस ब्लड को तोड़ेगा, उस क्लोट को तोड़ेगा, उसको ठीक करेगा। द मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग, मरीज के अंदर कौन सी एडमिनिस्टर्ड करने के लिए काम में लोगे, कौन सी चीज काम में लोगे, ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों क्या है, आप लोगों की वेसल्स है। ये लीजिएगा, कोई आप लोगों की हाथ की वेसल्स है या पैर की वेसल्स है, ये लीजिएगा, आप लोगों का पैर है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या हो गया, वेसल्स के अंदर आकर के क्लोट बन चुका है, और अब इस क्लोट का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। इस क्लोट के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब कर दिया, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, सबको पता होगा। हिपेरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट। अब ये जाकर के इसको तोड़ेगा, तोड़ने के कारण ही क्या हो जाएगा, जब ये टूट जाएगा तो मरीज ठीक हो जाएगा। इन्फ्लामेशन इसी का तो था। तो अब क्या करेंगे, पहला बोल रहा है ब्यूरेट्रोल काम में लेंगे, दूसरा बोल रहा है ए ट्यूबरकुलिन सिरिंज काम में लेंगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट कीजिएगा, तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे डियर। कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाने वाला है, जी हाँ, कमेंट कीजिएगा। ट्यूबरकुलिन सिरिंज काम में लोगे, इंट्रावीनस कंट्रोलर काम में लोगे, या लास्ट बोल रहा है 3 वे स्टॉप क्लॉक काम में लोगे। क्या काम में लोगे, इंसुलिन लगाने के, हिपेरिन लगाने के लिए, सॉरी इंसुलिन नहीं, मरीज को हिपेरिन लगाने के लिए क्या काम में लोगे। पहला बोल रहा है बुट्रेट्रोल। तो ये क्या होता है, तो ये पीडियाट्रिक आईवी सेट होता है। ये क्या होता है, इसी का नाम पीडियाट्रिक आईवी सेट। देखा होगा किसी ने पीडियाट्रिक आईवी सेट देखा क्या, पीडियाट्रिक आईवी सेट देखा क्या दोस्तों, इस प्रकार का होता है। आपको पता है कि ये पंप होता है, उसके ऊपर रीडिंग लगी होती है, इससे पाइपलाइन निकलती है, और ये कहाँ लगाओगे, पेशेंट को लगाएंगे। ये ऊपर से क्या होता है, तो ये आपका आईवी लाइन से कनेक्ट होता है। ये लीजिएगा, इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये आपकी फ्लूइड की बोतल से कनेक्ट है। ये लीजिएगा, आरएल से, एनएस से, किसी से कनेक्ट होगी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मरीज में रीडिंग फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर इसका लॉक लगा होता है। ये क्या लगा होता है, लॉक, जी हाँ, ताला लगा होता है।
अब मरीज के अंदर आपने सेट कर दिया 50 ml देना, 60 ml देना, 30 ml। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा? बी जवाब। वाह वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलेगा, पहला क्या नया नाम लिखा हुआ है, बुट्रेट्रोल का मतलब क्या होगा? तो इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक आईवी सेट। देखने को मिला होगा, ऐसा आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम लिया होगा। 50 ml काम में लेना है, 100 ml काम में लेना है, कितना लेना है? जितना इसमें ले लिया, यहां से लॉक कर दिया और मरीज में लगा देंगे। क्लियर हो गई बात? तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्या हिपेरिन ऐसे दोगे? क्या नहीं देंगे। तीसरा बोल रहा है इंट्रावीनस कंट्रोलर। इंट्रावीनस कंट्रोलर का मतलब क्या होगा? आईवी इन्फ्यूजन पंप। इंट्रावीनस कंट्रोलर को ही क्या बोलोगे? आईवी पंप, आईवी इन्फ्यूजन पंप। क्या बोलोगे? इन्फ्यूजन पंप। जी हाँ, इन्फ्यूजन पंप का मतलब क्या हो गया? मरीज में धीरे धीरे से जितना भी आपको करना है, जैसे 1 घंटे में 20 ml देना है, 50 ml देना है, 60 ml देना है, मशीन से कनेक्ट कर दी आईवी लाइन को और पेशेंट को उससे जोड़ दिया। ऐसा देखने को मिलता है। देखा होगा दोस्तों, सिरिंज पंप भी देखा होगा, इन्फ्यूजन पंप भी। इसमें रीडिंग आती है, जैसे कि आपने लगा दिया है 20 ml देना है, तो आप यहाँ तो आईवी लाइन कनेक्ट कर दी, ये मरीज में लगा दिया, ये कहाँ लगा दिया? पेशेंट के अंदर। तो आपका 1 घंटे में 20 ml 30 ml जितना भी फिक्स करोगे ना, लग जाएगा। जी हाँ, बुट्रेटोल का मतलब आईवी पीडियाट्रिक सेट देखा होगा। तो इन्फ्यूजन कंट्रोलर भी काम में नहीं लेंगे, इन्फ्यूजन कंट्रोलर से थोड़ी दोगे हिपेरिन। और लास्ट बोल रहा है 3 वे स्टॉप क्लॉक। बोले तो कौन सा? 3 वे कैनुला काम में ले लो। लिया होगा 3 वे, तो ये तो सरासर गलत है। तो ए, सी और डी नहीं होगा। क्या काम में लोगे? ए ट्यूबरकुलिन सिरिंज। और ट्यूबरकुलिन सिरिंज का गेज कितना होता है दोस्तों? करेक्ट आंसर जाएगा बी। जी हाँ, 26 गोज की आपके काम में ली जाती है। 26 गोज की ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, जिसकी साइज होती है नीडल की 5 8 इंच। कितनी होती है? 5 8। बोले तो छोटी सी नीडल होगी। मरीज में कैसे लगाओगे? सबक्यूटेनियस। मरीज में किस रूट से लगाओगे? सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है आपका हिपेरिन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और छोटे छोटे पॉइंट को पकड़िएगा डियर, यही आपके सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगे। सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज आपने देखी होगी, मॉन्टेक्स टेस्ट के दौरान मैंने बताई थी। 26 गेज की होगी, साइज होगी 5/8, छोटी सी होगी। हिपेरिन भर लिया, मरीज को लगा दिया। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। वेरी गुड डियर। हिपेरिन लगाते टाइम मरीज में क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना है। और कौन सी जांच करोगे? वेरी गुड डियर, कौन सी करोगे? एपीटीटी। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम चेक किया जाएगा हिपेरिन के साथ और हीमोफीलिया के साथ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ें और जल्दी से जवाब दें। कमेंट फास्ट यार, कमेंट फास्ट। कमेंट बॉक्स को राफेल बना दो। धीरे कैसे चल रहे हो? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट नहीं किया तो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे डियर। कमेंट कीजिएगा तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है सीवियर एस्पेक्सिया इज इंडिकेट बाय द एप्गार स्कोर। मरीज में सीवियर एस्पेक्सिया कब बोलोगे? एस्पेक्सिया, सीवियर का मतलब आपकी भयंकर खराब कंडीशन, एस्पेक्सिया का मतलब मरीज में सांस लेने में दिक्कत आ गई, मरीज को क्या हो रहा है? सफोकेशन हो रहा है। बोले तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, अपने मुंह को तो खोल देगा और क्या करेगा? माउथ से क्या करेगा? ब्रीथिंग करनी शुरू कर देगा। नेजल फ्लेयरिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? मरीज में माउथ से क्या करेगा? ब्रीथिंग करेगा। मरीज में क्या हो जाएगा? नेजल फ्लेयरिंग। क्या देखने को मिलेगा? नेजल फ्लेयरिंग। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? इरिटेशन देखने को मिलेगा। मरीज क्या हो जाएगा? इरिटेशन। मरीज में क्या हो जाएगी? क्लबिंग फिंगर। ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है डियर। क्या हो रहा है? जैसे ही मरीज, बच्चे को सांस नहीं मिल रहा है। हाँ, किसको नहीं मिल रहा है? बच्चे को। एप्गार स्कोर मेरे अंदर थोड़ी करोगे, आपके अंदर थोड़ी करोगे, बच्चे में ही तो करेंगे डियर। एप्गार स्कोर की यार, एप्गार स्कोर की रीडिंग पूछी है, हाईएस्ट कितनी होती है? वर्जीनिया एप्गार ने दिया था 1952 में एप्गार स्कोर डियर। किसने दिया था? वर्जीनिया एप्गार। वर्जीनिया एप्गार ने दिया था एप्गार स्कोर के बारे में जानकारी। और हाईएस्ट स्कोर टोटल कितना होता है? तो इसका 10 होता है। आपको पूछा है सीवियर एस्पेक्सिया, बोले तो मरीज में बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन। तो जब आपको सिम्टम देखने को मिले, बच्चा मुंह से सांस लेना शुरू कर देगा, मरीज के अंदर नेजल फ्लेयरिंग, बोले तो नाक की ये देखोगे ना, तो ये फ्लेयर्स क्या हो चुके हैं? डायलेट हो चुके हैं। बोले तो नाक को बड़ा करके सांस ले रहा है। जी हाँ, नाक को क्या कर रहा है? बड़ा करके सांस ले रहा है। मरीज के अंदर इरिटेशन देखने को मिलेगा। बोले तो बच्चा क्या हो जाएगा? इरिटेशन हो जाएगा। बच्चा वीक हो जाएगा। बोले तो रेस्टलेसनेस हो जाएगा। बच्चे में क्लबिंग फिंगर देखने को मिलेगी। बॉडी में क्या हो जाएगा? साइनोसिस वाली कंडीशन।
ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं मिलेगी, बच्चा क्या हो जाएगा, साइनोस। पहले तो व्हाइट पड़ेगा डियर, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, ब्लू कलर का बच्चा हो जाएगा। पहला बोल रहा है 7 से 9, तो 7 से 9 तो नॉर्मल कंडीशन है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर नॉर्मल है, तो ये तो बात सरासर गलत है। 5 से 7 होना, तो 5 से 7 भी क्या है, तो माइल्ड कंडीशन है एवगार स्कोर के अंदर, ये भी गलत नहीं है, यहां भी बच्चा नॉर्मल। अब आपके अंदर 2 रीडिंग बच गई, 3 से 5 और 0 से 3। एवगार स्कोर के अंदर डियर अगर 3 से 5 रीडिंग आती है तो ये क्या कहलाएगी, 3 से 5 वाला क्या कहलाएगा आपका, माइल्ड एस्पेक्सिया बोलोगे, क्या बोलोगे, माइल्ड एस्पेक्सिया। और सीवियर कंडीशन इसके अंदर एवगार में सीवियर कंडीशन होगी। इसको क्या करोगे, जब मरीज में 3 से 5 आ रहा है, इसके अंदर क्या कर दो, मरीज में O2 लगा दो, मरीज के अंदर क्या कर दो, सक्शन वाला कंडीशन कर दो। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ना दोस्तों, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो सक्शन कर दो, बाकी मरीज को क्या कर दो, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लगा दो। सीवियर एस्पेक्सिया वाली कंडीशन किसको बोलोगे, करेक्ट आंसर जाएगा सी। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन, क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन। बोले तो मरीज में सीपीआर देना पड़ सकता है, मरीज को वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, मरीज को ऑक्सीजन तो देनी है, एम्बू बैग से ऑक्सीजन दे सकते हो, सीपीआर वगैरह देना पड़ सकता है। जी हाँ, मरीज के अंदर क्या होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, या तो हृदय नहीं धड़क रहा है या उसके रेस्पिरेशन बोले तो फेफड़े काम नहीं कर पाए, कंडीशन कहलाएगी सीवियर एस्पेक्सिया। और सीवियर एस्पेक्सिया वाली कंडीशन कौन सी होगी, वेरी गुड डियर, 0 से 3। जी हाँ, अगर आपका 3 से 5 आता है तो ऑक्सीजन दे दो, एक बार ऑक्सीजन से काम चल जाएगा। फिर भी अगर सिम्टम बढ़ते जाते हैं तो फिर ये आपका रिससिटेशन वाली कंडीशन आएगी। बाकी सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी है, 0 से 3, बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में है दोस्तों, याद रखिएगा। जी हाँ, 5 एलिमेंट्स होते हैं ना एवगार के, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, चलिएगा दोस्तों, इमोजी वाला समय आ चुका है, इमोजी वाला समय आ गया, इमोजी को तैयार कीजिएगा और आंसर को पुट कीजिएगा। एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, बीमारी क्या हो चुकी है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गया। अमंग द फॉलोइंग, आपको दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, बोले तो आपके ब्रेन के ऑर्गन में दिक्कत हो रही है, क्या होगा, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट नहीं किया तो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे डियर। मैंने बताया था 2 प्रकार के डिसऑर्डर, एक होता है फंक्शनल और एक होता है ऑर्गेनिक। एक तो कौन सा होता है, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनल का मतलब ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनल का मतलब ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनल के अंदर मैंने 2 डिसऑर्डर बताए थे, एक तो होता है डिलेरियम और एक होता है डिमेंशिया, एक होगा डिमेंशिया। अब डिलेरियम के अंदर मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डिलेरियम वाला क्या हो गया, एक बच्चा था जो बाइक लेकर के घर से निकला और बाइक को क्या बना दिया, राफेल बना दिया। बाइक को क्या कर दिया सॉरी, बाइक को क्या कर दिया, राफेल बना रहा था, राफेल बना करके उड़ा रहा था, तो राफेल क्या हो गया, अचानक से लैंड हो गया। लैंड कैसे हो गया, बाइक पे स्लिप हो गया, और स्लिप वाली कंडीशन में चोट जाकर के कहाँ लग गई, ब्रेन पे चोट लग गई। ब्रेन पे चोट लगी तो भाई साहब को दिमाग के अंदर चोट, बोले तो ऑर्गन में चोट। अब बेहोश वाली कंडीशन, मरीज के अंदर दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। मरीज को एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब मरीज हॉस्पिटल में पहुंच चुका है डियर, मरीज कहां पहुंच चुका है, हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। अब डॉक्टर उससे पूछ रहा है, जैसे ही ध्यान आया कि पूछा क्या हुआ, वो बोल रहा है कि मुझे यहां क्यों लाए, आप कौन हो, मुझे यहां पर क्यों लाए, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो घूमने गया था, मैं तो मार्केट के अंदर गया था, शॉपिंग कर रहा था, मैं यहां कैसे पहुंच गया, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपने मुझे यहां क्यों लाया। डॉक्टर ने उसका नाम वगैरह पूछा, वो कुछ नहीं बता रहा है, वापस से बेहोश, कंडीशन हो गई क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। 10 मिनट बाद वापस से उसको ध्यान आता है और वो अपनी मम्मी पापा की तरफ देख करके बोलता है, आप लोग कौन हो, आप लोग मेरे साथ क्यों बैठे हो, मुझे मेरे घर पे क्यों नहीं जाने देते, मुझे यहां पर ला करके क्यों पटक दिया। वापस से बेहोश, अगले मिनट वापस से ध्यान आया, उठ करके पूछता है, क्या मम्मी पापा मुझे क्या हो गया, मैं वहां के। यानी 1 मिनट में तो मम्मी पापा को पहचानता है और दूसरे मिनट में मम्मी पापा को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्योंकि दिमाग के आगे क्या आ जाता है, राफेल आ जाता है, बोले तो क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। और ये कंडीशन आपके डिलेरियम होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट ब्रेन डिजीज। एक्यूट कंडीशन है, मरीज के अंदर 6 महीने से कम देखने को मिलती है। दूसरी, अगर मरीज के अंदर परमानेंट ब्रेन के ऑर्गन में डैमेज हो जाता है, परमानेंट ब्रेन के ऑर्गन में डैमेज हो जाना कंडीशन कहलाएगी डिमेंशिया। याद होगा डिमेंशिया में मोस्ट कॉमन कौन सा डिमेंशिया, अल्जाइमर डिमेंशिया।
मोस्ट कॉमन कौन सा डिमेंशिया दोस्तों? अल्जाइमर डिमेंशिया। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुढ़ापे में उसकी ब्रेन के कुछ पार्ट्स का क्या हो जाना? डीजनरेशन हो जाना, डैमेज हो जाना। अब डैमेज हो चुका है, वो 1 मिनट तो कहता है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना क्यों नहीं देते हो, मुझे भी तो भूख लगती है, कुछ खाने पीने को क्यों नहीं दे देते। और जैसे ही खाना खिलाया 10 मिनट बाद बोलता है कि अरे आज तो कुछ खिलाया नहीं, कुछ तो खाना में दे दो, कुछ तो खिला दो दोस्तों, कुछ तो खिला दो। और वापस से खिलाते हैं, 10 मिनट बाद बोलता है मुझे तो मूवी देखनी, मुझे तो धूप में घूमने जाना है, मुझे तो गार्डन में सोना है, मुझे तो ये नहीं करने देते, वो नहीं कर देते, बोले तो कुछ भी याद नहीं है और डिमांड करता जाता है। कंडीशन कहलाती है डिमेंशिया। और मोस्ट कॉमन कौन सा डिमेंशिया होता है? याद रख लेना, अल्जाइमर। कौन सा होगा? अल्जीमर। अल्जाइमर डिमेंशिया मोस्ट कॉमन होता है। इसी को ही बोलते हैं सेनाइल डिमेंशिया। इसी को ही क्या बोलोगे? सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल का मतलब बुढ़ापे में देखने वाला। इमोजी को रोक दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए टॉपिक को समझिएगा। क्या बोल रहा हूं? सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल का मतलब बुढ़ापे में, और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर डिमेंशिया की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे एग्जामिनर पूछेगा, कौन सी होगी? टेकेरीन, टेकेरीन, गैलेंटामाइन, और कौन सी होगी? डोनेपजिल। डोनेपजिल, गैलेंटामाइन और टेकेरिन, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्जाइमर डिमेंशिया। चलेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? मरीज के अंदर कौन सा डिसऑर्डर हो रहा था? ऑर्गन के अंदर दिक्कत। अगर ऑर्गन में दिक्कत होती है तो दो ही बीमारी होती है, डिलेरियम और डिमेंशिया। और फंक्शन में दिक्कत होती है तो मरीज में क्या होता है? डिप्रेशन। मरीज में क्या होगा? डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? मेनिया। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? सीजोफेनिया देखने को मिलेगा। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हिस्टीरिया देखने को मिलेगा। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कन्वर्जन देखने को मिलेगा, फोबिया देखने को मिलेगा, हाइपोकॉन्ट्रियासिस देखने को मिलेगा, एडीएचडी देखने को मिलेगा। मरीज के अंदर साइको एक्टिव सब्सटेंस की एडिक्शन देखने को, किसी भी प्रकार की बीमारी की बात कर ले, अगर सिर्फ फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं कंडीशन कहलाएगी फंक्शनल। लेकिन ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर चोट लगने के कारण व्यक्ति बीमार होता है, क्या कहलाएगा? ऑर्गन। तो पहला क्या बोल रहा है? सीजोफेनिया। सीजोफेनिया का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर मरीज में दिक्कत हो गई, सोचने में, काम करने में, थॉट में। मोस्ट कॉमन चीज देखने को मिलती है परसिक्यूटरी डिल्यूजन। परसिक्यूटरी का मतलब मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, चाकू लेकर के मार रहे हैं मुझे, मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे बर्बाद कर देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। कंडीशन क्या कहलाएगी? सीजोफेनिया। तो ये तो फंक्शनल डिसऑर्डर है, नहीं होगा। दूसरा कन्वर्जन रिएक्शन। कन्वर्जन रिएक्शन का मतलब क्या होगा डियर? क्या होगा? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी साइकोलॉजिकल सिम्टम को फिजिकल सिम्टम में, जैसे कि तनाव आया था मूवी के अंदर, देखा होगा कि जब भी हीरो को तनाव आता है वो थोड़ी देर तो परेशान होता है, और थोड़ी देर परेशानी के बाद अचानक से बोलता है कि मेरी आवाज चली गई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरी कानों की आवाज चली गई, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं समझ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बोल देना भाई साहब को बीमारी क्या हो गई है? कन्वर्जन रिएक्शन। क्या हो गई है? कन्वर्जन रिएक्शन। ये भी नहीं होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर बोले तो एक बार तो मरीज को डिप्रेशन वाले अटैक, बोले तो चुपचाप बैठा है, म्यूट एंड मोशनलेस वाली कंडीशन है, चेयर पे बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी खा नहीं रहा है, कोई भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर, और अगले ही मिनट में मरीज में मेनिया का अटैक आता है। बोले तो घर का काम कर रहा है, पड़ोसियों का काम कर रहा है, कॉलोनी का काम कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, सबको खुश कर रहा है। कंडीशन क्या कहलाएगी? बाइपोलर डिसऑर्डर। बाई का मतलब दो और पोलर का मतलब दो कंडीशन, कभी खुशी कभी गम। क्या देखने को मिलेगा डियर? कभी खुशी कभी गम। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बोल रहा है वस्कुलर डिमेंशिया। मरीज के वेसल्स के अंदर क्या हो गया? ऑर्गन में डैमेज होना, कंडीशन कहलाएगी वस्कुलर डिमेंशिया। क्या हो गई? वस्कुलर डिमेंशिया। डिमेंशिया वाले मरीज के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी कारण से आपके ब्रेन के पार्ट का डैमेज हो जाना, ब्रेन के पार्ट के अंदर सप्लाई, ब्लड की सप्लाई नहीं होना, मरीज में हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन, डायबिटीज वाले मरीज के अंदर, एड्स वाले मरीज के अंदर, कुछ भी कारण हो सकता है, कंडीशन कहलाएगी डिमेंशिया। और कारण क्या हो गया? वस्कुलर। ऑर्गन में डैमेज हुआ या नहीं हुआ? बाकी सारे के सारे क्या थे? तो फंक्शनल डिसऑर्डर। ये सारे के सारे क्या है? तो फंक्शनल, और एकमात्र ऑर्गन है। राइट आंसर क्या जाएगा? डी। वेरी गुड डियर। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? अल्जाइमर। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ना है और कमेंट करना है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, गैलेंटामाइन, टेकेरिन और डोलोपजीन आप देंगे अल्जाइमर वाले में। मोस्ट कॉमन डिमेंशिया होता है अल्जाइमर डिमेंशिया। हाँ, अल्जाइमर को ही क्रोनिक बोलोगे। अगर बात करते हैं ना डिमेंशिया को ही क्रोनिक डिसऑर्डर बोलते हो ब्रेन का। चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? ध्यान से पढ़ें फिर जवाब दें। दोस्तों
क्वेश्चन पूछा है द क्लाइंट इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, मरीज कहां पर भर्ती हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। मरीज कहां पर भर्ती हो गया, अस्पताल में। इन द क्रोनिक रीनल फेलियर, और मरीज को बीमारी क्या है, सीआरएफ। मरीज के अंदर क्या है, सीआरएफ। बोले तो मरीज की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। किडनी कुछ भी फिल्टर नहीं करती है। किडनी का कारण क्या बताया था मैंने, ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, अच्छी अच्छी चीजों को बॉडी में रखना। लेकिन यहाँ तो क्रोनिक का मतलब लंबे समय से किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। ए लो प्रोटीन डाइट ऑर्डर, और उसको डॉक्टर ने क्या ऑर्डर कर दिया, लो प्रोटीन डाइट। बोले तो प्रोटीन कम से कम देनी है। द रेशनल फॉर द अलाउ द प्रोटीन डाइट। अब आपसे पूछा है कि कारण बताओ। अब हम कारण क्यों बताएं साहब, डॉक्टर साहब ने तो लिख दिया और कारण हमसे पूछ रहे हो, लेकिन बताना पड़ेगा डियर, बताना पड़ेगा। नर्सिंग स्टाफ बनना है तो जवाब देना पड़ेगा। मरीज की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसको लो प्रोटीन डाइट दो, और आपको पूछा है कि क्या कारण है प्रोटीन डाइट कम देने का। चारों ऑप्शन को पढ़िएगा। वेरी गुड, क्या बात है, ए आंसर आ रहे हैं बच्चों के। चलिएगा, क्या आंसर, वेरी गुड। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। चलेगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कि प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा तो ये आपके BUN में टूटेगा और मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट करेगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हाई प्रोटीन इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, बोल रहा है कि अगर ज्यादा प्रोटीन खिला दी, प्रोटीन का लेवल बढ़ गया तो ये सोडियम और पोटेशियम का क्या करवा देगा, ब्लड में रिटेंशन करवा देगा, इंक्रीज कर देगा। तीसरा बोल रहा है हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीज एल्बुमिन प्रोडक्शन, अगर प्रोटीन का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो एल्बुमिन का प्रोडक्शन कम कर देगा। लास्ट क्या बोल रहा है, हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस, अगर पोटेशियम आपका प्रोटीन का लेवल बढ़ गया तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कम कर देगा। कमेंट फास्ट डियर, क्या आंसर जाएगा, कमेंट फास्ट। क्या बात है, ए को लॉक कर दें। चलेगा, देखते हैं जब भी प्रोटीन क्यों नहीं देते हो तो याद रखिएगा मरीज के अंदर किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ये लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों की किडनी है, मेरी नहीं, ये आप लोगों की किडनी है। इसके अंदर ये मेडुला वाले पार्ट है, इसके अंदर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब यहाँ क्या कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया। बोले तो इसके अंदर कचरा जमा हो गया, काम करना बंद कर दिया तो इसके अंदर क्या बन गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन गया। क्या भर गया है, BUN भर चुका है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। मरीज के अंदर क्या बन गया है, मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या भरना शुरू हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट भर चुका है। क्या भर चुका है, मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब इसीलिए तो अपन जब भी आप मरीज में डायलिसिस करते हो, डायलिसिस कब करते हो डियर, जब आपकी किडनी काम नहीं करती तब डायलिसिस करते हो। और इस मरीज में डायलिसिस करोगे तो क्या करेगी, किडनी फिल्टर नहीं कर रही थी वो फिल्टर करेगी। आपसे पूछा है प्रोटीन डाइट क्यों नहीं देनी है, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो याद रखिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, जिंदगी में न भूलना, कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल क्या होता है, डिपॉजिट होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर कैल्शियम कम हुआ तो फॉस्फोरस बढ़ेगा, अगर फॉस्फोरस कम हुआ तो कैल्शियम बढ़ेगा। तो यहां तो बोल रहा है कि हाई प्रोटीन दे दिया तो ये दोनों कम हो जाएंगे, तो ये तो सरासर बात गलत है। ये दोनों को कम नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो कभी कम साथ में होती ही नहीं है, ये तो अलग होगी। कैल्शियम कम हुआ तो फास्फोरस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और फास्फोरस कम हुआ तो कैल्शियम बढ़ जाएगा। बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ा तो फास्फोरस को एक्सक्रीट करवा देगा। दूसरा बोल रहा है हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीज एल्बुमिन प्रोडक्शन, नहीं 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 नहीं, जब मरीज में हाई प्रोटीन दिया तो एल्बुमिन ज्यादा बनेगा। एल्बुमिन है क्या, तो एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन ही तो है, तो ये तो सरासर बात गलत है। मरीज में जब जब प्रोटीन का लेवल बढ़ाओगे तो एल्बुमिन का लेवल बढ़ेगा, ना कि घटेगा। क्लियर है, जब जब प्रोटीन का लेवल कम होगा एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, और एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो मरीज में क्या क्रिएट हो जाएगा, एडिमा। मरीज में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा, बोले तो वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है प्रोटीन इंक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम, जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस में मैंने बताया ना, जो क्या बोला है मैंने, कैल्शियम और फास्फोरस में ये क्या होगा, जब कैल्शियम बढ़ेगा फास्फोरस कम होगा। वही कंसेप्ट यहाँ है, जब मरीज में सोडियम का लेवल बढ़ेगा, मरीज में क्या बोल रहा हूं, सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम का लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहां तो बोल रहा है कि हाई प्रोटीन इंक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो कंसेप्ट नहीं है, और दूसरा पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट कैसे नहीं, जब भी किसी भी मरीज के अंदर आपने सोडियम और पोटेशियम दोनों बढ़े हुए नहीं देखे होंगे। सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम घटेगा, पोटेशियम का बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा। और ये बोल रहा है कि प्रोटीन देने पे बढ़ जाएगा, नहीं, कोई भी संबंध नहीं है।
पहला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन, जी हाँ प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट में। हाँ याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन का जब भी ब्रेकडाउन होगा वो क्या बनाएगा, ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। प्रोटीन जब भी टूटेगा किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा। वही आपकी किडनी में पहले से कचरा जमा पड़ा है, किडनी भरी पड़ी है, किडनी जमा हो चुकी है, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी खराब हो चुकी है, किडनी बर्बाद हो चुकी है, और आपने अगर फिर से इसको प्रोटीन दे दिया तो प्रोटीन डाइट क्या होगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और ये ज्यादा बन जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 5 से 25 कितना होगा दोस्तों, 5 से 25 नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन किडनी वाले पेशेंट में किडनी फेलियर में पहले से बड़ी पड़ी है और फिर से प्रोटीन दे दी तो और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा और किसका लेवल बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट का और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए। वेरी गुड डियर, जी हाँ इसका बढ़ जाता है। और क्रोनिक रीनल फेलियर में आपका पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, पोटेशियम डाइट भी मरीज को रेस्ट्रिक्टेड रहती है। कौन सी डाइट, पोटेशियम डाइट। पोटेशियम डाइट भी मरीज में क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट, क्योंकि जब किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है तो पोटेशियम भी भरा पड़ा है। वेरी गुड डियर, राइट आंसर क्या जाएगा, ए। जी हाँ ये कभी भी मरीज में नहीं देनी, पोटेशियम नहीं देना, आपको प्रोटीन नहीं देना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हाँ फ्लूइड भी नहीं देना है, फ्लूइड का भी याद रखिएगा डियर। वेरी गुड डियर, क्या बात है। मरीज में पानी नहीं देना क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, पानी तो भरा पड़ा है बॉडी में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा डियर। फ्लूइड नहीं देना, हाँ एडिमा क्रिएट होगा डियर, एडिमा देखने को मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इन ए पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड, मरीज क्या ले रहा है, आईवी फ्लूइड रिसीव कर रहा है और फ्लूइड कैसा देखने को मिल रहा है, आईवी फ्लूइड ले रहा है स्लगिश फ्लो। बोले तो मरीज के अंदर फ्लूइड धीरे धीरे जा रहा है, मरीज के साइड पे रेडनेस देखने को बोल रही, लाल लाल देखने को मिल रहा है। टेंडरनेस का मतलब जहां साइड में जाना है फ्लूइड वो क्या हो गई, टेंडरनेस। बोले तो हार्ड हो चुकी है, भारी हो चुकी है। एट द साइट कैनुला इंडिकेट, जहां मरीज को कैनुला लगाया है वो जगह क्या हो चुकी है, टेंडरनेस हो गई, रेडनेस हो चुकी है और स्लगिश हो चुका है। तीनों वर्ड को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। ये लीजिएगा, मरीज के अंदर मैंने क्या लगा दिया है, कैनुला। ये मरीज के अंदर क्या लगा दिया है दोस्तों, कैनुला लगा दिया। कैनुला के आसपास क्या हो गया, फ्लूइड पहले तो धीरे जा रहा है, आसपास की जगह लाल लाल हो गई है, हार्डनेस हो गई है, टेंडरनेस हो गई, स्लगिश हो गई है। कारण पूछा है क्या हो सकती है बीमारी, क्या चेंजेस हो सकता है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। राफेल बना दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट करोगे तो खुद को कॉन्फिडेंट करोगे डियर। चलेगा, पहला बोल रहा है नर्व डैमेज हो गई है, पहला बोल रहा है कि नर्व डैमेज हो गई है इसलिए धीरे जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, जगह को लाल कर दिया। दूसरा बोल रहा है इन्फेक्शन हो गया। तीसरा बोल रहा है वीनस स्पाजम हो गया, बोले तो वेसल्स में क्या हो गया, स्पाजम हो चुका है, वो छोटी हो चुकी है। लास्ट बोल रहा है थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, बोले तो वहां क्या हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया और इन्फ्लामेशन हो गया। याद रखिएगा कंसेप्ट को। पहला नर्व डैमेज, नर्व डैमेज हो जाती तो फ्लूइड स्लगिश नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाता। अगर नर्व में डैमेज हो जाता तो क्या हो जाता, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भर जाता और मरीज में एडिमा देखने को मिलता। मरीज में क्या हो जाता, एडिमा वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती, हाथ सूज जाता, जय बड़ा बड़ा हाथ हो जाता। तो पहली बात तो नर्व डैमेज की तो गलत। दूसरा बोल रहा है इन्फेक्शन अगर हो जाता, इन्फेक्शन हो जाता तो साइड क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती, फ्लूइड नहीं जाता, मरीज में पेन देखने को मिलता। मरीज में क्या देखने को मिलता, पेन देखने को मिलता। मरीज की वो कंडीशन में फ्लूइड आगे तक नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गया, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। वीनस स्पाजम, बोले तो वेसल्स अगर छोटी हो चुकी है, पिचक चुकी है, तो वीनस स्पाजम में मरीज में क्या होगा, फ्लूइड तो स्लगिश होगा, सही बात है। जब रास्ता छोटा हो गया तो फ्लूइड स्लगिश होगा, लेकिन यहाँ रेडनेस नहीं देखने को मिलेगी, मरीज को पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं। लास्ट में बोल रहा है कि थ्रोम्बस बन गया, वेसल्स में थ्रोम्बस बनने का कंसेप्ट यहां से ढूंढिएगा। टेंडरनेस का आना, बोले तो जो वेसल्स थी वो हार्ड हो गई। हार्ड क्यों हो गई, क्योंकि थ्रोम्बस बन गया था। वेरी गुड डियर, जी हाँ थ्रोम्बोफेलिबाइटिस, मरीज में थ्रोम्बस बनने के कारण क्या हो गई, टेंडरनेस देखने को मिली। वेसल्स का इन्फ्लामेशन होने के कारण वह रेडनेस देखने को मिली है और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, स्लगिश। जब मरीज की वेसल्स में थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस के कारण हार्डनेस देखने को मिली। अब मुझे बताइएगा कि अगर ये वेसल्स थी, अगर ये वेसल से यहां पर कोई थ्रोम्बस बन गया तो आगे फ्लूइड धीरे जाएगा या फास्ट, ऑफ कोर्स धीरे जाएगा। तो यही तो बोल रहा है स्लगिश फ्लो, बोले तो धीरे जा रहा है, रेडनेस देखने को मिल रही है, टेंडरनेस। राइट आंसर क्या जाएगा, डी।
करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। वेरी गुड डियर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट कॉमन है आपका, अगर एग्जामिनर पूछ ले डीवीटी का, डीप वेन थ्रोम्बोफेलिवाइटिस में, यहीं पे एक अलग चीज लेकर के आ रहा हूं, ये तो आपके कैनुला वाली साइड थी। दूसरा मैं पूछ रहा हूं डीप वेन थ्रोम्बोफेलिवाइटिस मरीज के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताइएगा, डीवीटी वाले मरीज में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? जी हाँ, डीवीटी वाले में डीप वेन थ्रोम्बोफेलिवाइटिस, आपके डीप वेन में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने से वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो गया। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा, क्या आंसर होगा, कौन सा? वेरी गुड डियर, क्या देखने को मिलेगा? होमान साइन। क्या देखने को मिलेगा मरीज में? होमान साइन देखने को मिलता है। होमान साइन का मतलब क्या हो गया? जब मरीज को सुला दिया, सुलाने के बाद उसको नी को फ्लेक्स करके आपने जब उसके पैर को डोर्सी फ्लेक्शन करने की कोशिश की है, मरीज सुपाइन पोजीशन में सो रहा है, उसके पैर को जब डोर्सी फ्लेक्शन करने की कोशिश करोगे तो उसके काफ मसल में पेन देखने को मिल रहा है। कौन सी मसल्स? काफ मसल्स में पेन देखने को मिलेगा, कंडीशन कहलाएगी होमान साइन। होमान साइन किस में देखने को मिलता है? याद रखिएगा, थ्रोम्बोफेलिवाइटिस वाले मरीज में। और डीवीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है, क्या रहता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या जाएगा जवाब? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीज है, डीवीटी वाले मरीज में कौन सा साइन? तो होमान साइन, और क्या कॉम्प्लिकेशन? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे पहले मरीज में क्या होगा? तो कंफ्यूजन होगा, रेस्टलेसनेस होगी, डिज्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। राइट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन का क्या जाएगा? डी थ्रोम्बोफेलिवाइटिस। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, होमान साइन देखने को मिलेगा। वेरी गुड डियर, हाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही तो होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मरीज में क्या होगा? सबसे पहले डिस्निया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट कीजिएगा क्या आंसर रहेगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट बॉक्स तो दोस्तों राफेल की तरह चलाइएगा, क्या हुआ आज धीरे कैसे चल रहा है, जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जो किसकी तैयारी कर रहा है, नॉर्थ सेट में नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब है, यूपी पीएससी को क्रैक करना चाहता है, ईएसआईसी, आरआरबी, जिपमर, जीएमसीएच, पीजीआई में जाना चाहता है। हर एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों 360 डिग्री, पता होगा हर एक सिस्टम से क्वेश्चन आता है। कौन से सिस्टम से आ चुका है? क्वेश्चन पूछ रहा है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन नियोनेट, बोले तो पीडियाट्रिक का क्वेश्चन पूछा है। द सिंगल मोस्ट बोले तो एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, क्या पूछा है? इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। आप छोटे बच्चे के अंदर उसका हृदय अच्छे से काम कर रहा है, छोटे बच्चे के अंदर उसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, और उसका रेस्पिरेशन बोले तो हार्ट अच्छे से फड़फड़ा रहा है, बोले तो हार्ट अच्छे से धड़क रहा है, और उसके रेस्पिरेशन बोले तो उसके लंग्स अच्छे से क्या कर रहे हैं? सांस लेने का काम कर रहे हैं। तो ये मरीज के अंदर कैसे पता करोगे? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा? पहला बोल रहा है गुड स्किन कलर, बोले तो अगर उसकी स्किन का कलर अच्छा देखने को मिला तो मान लेंगे। दूसरा बोल रहा है गुड मसल टोन, बोले तो उसकी मसल्स की टोन अच्छी होनी चाहिए। तीसरा बोल रहा है गुड क्राई, बोले तो अगर बच्चा जोर जोर से रोता है, जी हाँ ऊ आऊ करता रहता है, रोता रहता है, तो समझ जाएंगे रेस्पिरेटरी कार्डियो अच्छा है। लास्ट बोल रहा है गुड आई कांटेक्ट, अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है तो बोल दोगे कि अच्छा हार्ट अच्छा है और रेस्पिरेशन अच्छा है। कमेंट फास्ट डियर, क्या आंसर होगा? क्या बात है, क्या बात है। सभी बच्चे तो आज तो बिना कॉपी पेस्ट ए कर रहे हो या कॉपी पेस्ट करके ए कर रहे हो? कॉपी पेस्ट मत करना दोस्तों, दिल से आंसर देना। चलेगा, आपका हार्ट का काम क्या है? बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पहुंचाना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना और वापस तक हार्ट तक अच्छे ब्लड को पहुंचाना। तो दोनों का कंसेप्ट क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रॉपर सप्लाई करने का काम रहता है। और जब ब्लड के अंदर अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर अच्छा खून मिलेगा, स्वस्थ खून मिलेगा, तो बच्चे की स्किन क्या होगी? अच्छी देखने को मिलेगी। बोले तो त्वचा क्या होगी? बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बच्चा शाइनिंग में देखने को मिलेगा, मस्त देखने को मिलेगा, चुस्त देखने को मिलेगा, तंदुरुस्त देखने को मिलेगा। लास्ट बोल रहा है गुड आई कांटेक्ट, तो पहली बात तो नियोनेट वाले बच्चे कभी भी प्रॉपर से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या वो आपकी आंखों में आंखें देख के देख लेगा? नहीं, नियोनेट के आई कांटेक्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। गुड क्राई, गुड क्राई क्या बताती है? रेस्पिरेशन को। गुड क्राई किसको बताती है डियर? रेस्पिरेशन को। किसको बताएगी? रेस्पिरेशन के बारे में बताएगा। तो ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा बोल रहा है गुड मसल्स टोन, मसल्स टोन किसके बारे में बताता है? तो मसल्स के बारे में बताएगा, बोले तो ग्रीमेंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? रिफ्लेक्स के बारे में। और किसके बारे में? ग्रीमेंस।
जी हाँ, ग्रीमेंस के बारे में और रिफ्लेक्स के बारे में बताएगा, तो ये तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन बोल रहा है गुड स्किन कलर, तो स्किन कलर अच्छा देखने को मिल रहा है, बोले तो गोरा, गोरा या काले से मतलब नहीं, स्किन कलर का मतलब हो गया ब्लड सप्लाई, अगर प्रॉपर से ब्लड मिल रहा है तो बच्चा कैसा देखने को मिलेगा, बोले तो पिंक कलर का। जी हाँ, पिंक कलर का देखने को मिलेगा। अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसा देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का, नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ना ही क्या कहलाता है, साइनोसिस। नीला अगर बच्चा पड़ गया तो कंडीशन कहलाएगी साइनोसिस। अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक्रोसाइनोसिस नॉर्मल फाइंडिंग है या एबनॉर्मल फाइंडिंग? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक्रोसाइनोसिस नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये जवाब पता नहीं है। कमेंट कीजिएगा क्या पूछ रहा हूं, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस वाली कंडीशन के बारे में पूछा है, क्या रहेगा जवाब? नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? एक्रोसाइनोसिस नियोनेट के अंदर नॉर्मल फाइंडिंग है। याद रखिएगा, एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या हो गया, बच्चे की कुछ बॉडी पार्ट क्या हो चुके हैं, कुछ बॉडी पार्ट के अंदर आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। कुछ बॉडी पार्ट में अगर ब्लू कलर होता है तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। पूरा का पूरा अगर बच्चा नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है तो साइनोसिस होगा, बुरी हालत है, खराब हालत है। और नॉर्मल पूछे तो नॉर्मल कलर कैसा होता है बच्चे का, पिंक कलर का। जी हाँ, पिंक कलर का देखने को मिलता है। तो आपका गुड क्राई सिर्फ रेस्पिरेशन को बताएगा, नहीं होगा। आपको कार्डियो और रेस्पिरेटरी दोनों चीजें पूछिए और दोनों पूछिए तो अच्छा आंसर क्या जाएगा, ए। बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए। याद रखिएगा, गुड स्किन कलर इंडिकेट करता है आपके हार्ट के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में। वेरी गुड डियर। जी हाँ, एक्रोसाइनोसिस नॉर्मल फाइंडिंग रहेगी। वेरी गुड डियर। एपगार स्कोर में 1 नंबर देते हैं एक्रोसाइनोसिस का। चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ेगा फिर जवाब दीजिएगा, कॉपी पेस्ट ना करें नहीं तो गलत हो जाएगा। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे। जवाब देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दौरान देखने को मिलेगा डियर। अभी बताऊंगा कि ऐसे बड़े क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं। तो पहला तो यही जवाब रहेगा कि इसको पढ़ना पड़ता है, तो पहले इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर जवाब दें दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट, बोले तो एक मरीज है जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। आफ्टर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, क्या हो गई मरीज के अंदर? जी हाँ, आपकी बाइक को राफेल बनाया था और राफेल क्या हो गया, अचानक से सड़क के ऊपर लैंड हो चुका है। आफ्टर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। विथ ए टेम्परेचर, और क्या लेकर के आया है कंप्लेंट, टेम्परेचर उसका देखने को मिला है दोस्तों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मरीज का मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक गिर चुकी है और गिरने के बाद वो जब हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसके दौरान उसका बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिला है रेक्टली। और आपको पता होगा मोस्ट रिलायबल बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है। अगर एग्जामिनर पूछ ले मोस्ट रिलायबल, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है, तो रेक्टम का बॉडी टेम्परेचर होगा। रेक्टम का क्या होगा बॉडी टेम्परेचर, आपके ओरल से एक्जिला 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है और ओरल से रेक्टम का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। तो मोस्ट रिलायबल रेक्टम का होगा और वहां का 102 डिग्री देखने को मिला। द नर्स अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बोल रहा है कि नर्स को बहुत अच्छे से पता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का कारण। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति था जो क्या हो चुके हैं, जी हाँ ये भाई साहब थे, बाइक से गिर गए, हॉस्पिटल पहुंचे, तब इनका बॉडी टेम्परेचर रेक्टम का 102 डिग्री आ रहा है और नर्स को पूरी की पूरी जानकारी है बॉडी टेम्परेचर कैसे बढ़ा। तो जवाब दीजिएगा, आप खुद को एक नर्स मानते हुए आप वहां होते तो 102 डिग्री का क्या जवाब देते? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाएगा इस क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन बोल रहा है देयर वाज डैमेज टू हाइपोथैलेमस, बोले तो उसका हाइपोथैलेमस डैमेज हो चुका है। दूसरा आपसे बोल रहा है ही हैज एन इन्फेक्शन फ्रॉम द एब्रेशन ऑफ द हेड एंड फेस, बोल रहा है कि मरीज के अंदर क्या देखने को मिला है, इन्फेक्शन देखने को मिला, हाइपोथैलेमस में डैमेज हुआ, इन्फेक्शन केस के कारण एब्रेशन हो गया हेड और फेस का। जी हाँ, उसके सर का और उसके फेस वाली कंडीशन में क्या हो गया, एब्रेशन हो गया, छुल गया, उसके अंदर क्या हो चुकी है, स्किन डैमेज हो गई, कोई भी इन्फेक्शन अंदर चला गया। तीसरा बोल रहा है ही विल रिक्वायर ए कूलिंग ब्लैंकेट टू डिक्रीज टेम्परेचर, बोले तो उसकी ठंडी ब्लैंकेट की जरूरत है बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। तीसरा बोल रहा है क्या कर दो, उसको ठंडी ठंडी ब्लैंकेट ओढ़ा दो ताकि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। लास्ट बोल रहा है देयर वार डैमेज टू फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, और लास्ट बोल रहा है कि उसका फ्रंटल लोब डैमेज हो गया। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा?
ए, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या लग रहा है, हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया। क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा, क्या टेम्परेचर का बढ़ने का कारण। मरीज हॉस्पिटल में हाथों हाथ पहुंचा है तो पहली बात तो पता होगी कि एक्सीडेंट होते ही इन्फेक्शन तो नहीं होगा। क्या एक्सीडेंट जैसे ही बाइक से नीचे गिरे, नीचे गिरते ही इन्फेक्शन हो गया? नहीं, नीचे गिरते ही इन्फेक्शन थोड़ी हुआ। इन्फेक्शन अगर होगा तो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में रुकेगा, बॉडी उसके साथ डिफेंस लड़ेगी, लड़ने के बाद बॉडी में क्या हो जाएगा, WBC के काउंट बढ़ेंगे और आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हाथों हाथ आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का, इन्फेक्शन का कंसेप्ट तो सरासर गलत है। दूसरा बोल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का कारण पूछा था और यहां बोल रहे हो कि ब्लैंकेट ओढ़ा दो। तो ये थोड़ी पूछा है कि टेम्परेचर के रूप में क्या करोगे, तो ये तो बात ही गलत है। आपसे तो पूछा है कि नर्स कारण क्या बताएगी टेम्परेचर का, और आप यहां बोल रहे हो कि उसको ब्लैंकेट ओढ़ा दो। नहीं, ये तो नहीं होगा, गलत बात है। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है फ्रंटल लोब डैमेज हो गया। तो फ्रंटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए, समझने के लिए, शक्ति के लिए, बिहेवियर के लिए। जी हाँ, फ्रंटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? आपका दिमाग कितना, आप कितना सोचते हो, आप किस प्रकार का लोगों को जज करते हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके अंदर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एकमात्र पहला ऑप्शन दे रखा है जिसको क्या बोलोगे, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जी हाँ, आपके बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी बोले तो आपके स्किन का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? स्किन का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में डैमेज हो गया तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इसी को क्या बोलोगे, थर्मो रेगुलेटरी, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर या ऑर्गन। थर्मो रेगुलेटरी बोले तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। दो प्रोसेस होती है, थर्मोजीनेसिस और थर्मोलाइसिस। जीनेसिस का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना। तो थर्मोजीनेसिस की प्रोसेस होती है पोस्टीरियर लोब से। थर्मोजीनेसिस की प्रोसेस कहां से होगी? पोस्टीरियर लोब से होगी। थर्मोलाइसिस बोले तो बॉडी का टेम्परेचर कम कहां से होगा? तो फ्रंटल लोब से। ये दोनों कंसेप्ट अलग रखना। आपने व्यक्ति के अंदर देखा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, तो वो तो अपन ने नहीं देखा। कम होता है वो फील किया होगा आप सभी को। यहां स्वेट देखने को मिलता है बोले तो पसीना, और पसीना कहां देखने को मिलता है? फ्रंटल लोब में। तो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पार्ट तो क्या करता है, बॉडी में थर्मोजीनेसिस करता है बोले तो टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर को कौन कम करेगा? तो थर्मोलाइसिस एंटीरियर पार्ट। याद रखिएगा। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को घुमा देता हूं, ये तो 102 डिग्री देकर के पूछ लिया, वहीं पे मैं पूछ लेता हूं व्यक्ति के अंदर हार्ट रेट में चेंजेज आ गया, रेस्पिरेशन में चेंजेज आ गया, कौन सा पार्ट डैमेज? तो जवाब देना मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा अगर किसी भी व्यक्ति में डैमेज हो गया तो वहां क्या पाया जाता है? वाइटल ऑर्गन सेंटर। क्या पाया जाता है दोस्तों? लिख लेना, कॉपी खुली है तो। वाइटल ऑर्गन का सेंटर, वाइटल ऑर्गन सेंटर कहां पाया जाता है? मेडुला ओब्लॉन्गेटा में। जी हाँ, मेडुला ओब्लॉन्गेटा में क्या पाया जाता है? वाइटल ऑर्गन सेंटर। आपका हार्ट रेट सेंटर, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सारे सेंटर कहां पाए जाते हैं? एमओ में। अगर वहां डैमेज हो गया तो वो दिक्कत हो जाएगी डियर। जी हाँ, 102 डिग्री हाथों हाथ कभी इन्फेक्शन के कारण हुआ क्या? सुना क्या बाइक से गिरते ही इन्फेक्शन हो गया? गिरते ही इन्फेक्शन थोड़ी होगा। मरीज में क्या हो रहा है? टेम्परेचर में थैलेमस गया है, थैलेमस गया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। जल्दी से पढ़ें फिर आंसर को पुट करें दोस्तों। क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। किसके बारे में? ओबीजी का क्वेश्चन आ गया। आपसे डिस्टेंस किसका पूछा है? लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस पूछा है। लोअर क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। प्यूबिस का लोअर बॉर्डर से लेकर के सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक के पार्ट को क्या बोलोगे? आपको क्या पूछा है दोस्तों? जी हाँ, मरीज के अंदर कंडीशन पूछ रहा है आपको लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से लेकर के सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक के पार्ट को क्या बोलते हो? एग्जामिनर का इमेज बेस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिएगा बता देता हूं कैसा होगा। तो ये आपकी क्या है? ये सैक्रल पार्ट है, ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी वाला पार्ट है, और ये आपकी सैक्रम आगे की तरफ। ऐसी होती है क्या सैक्रम? ऐसी होगी क्या डियर सैक्रम देखने को? चलिएगा छोटी बना देता हूं, ज्यादा बड़ी बन गई आपको नजर नहीं आएगी। ये लीजिएगा आपका सैक्रम का ऊपर वाला S1 है, S2 वाला पार्ट है, और ये लीजिएगा आपका क्या देखने को मिला है? सैक्रम। इसको क्या बोलोगे? सैक्रल प्रोमिनेंटरी। क्या बोलोगे? S1 को बोला जाता है सैक्रल प्रोमिनेंटरी। क्या बोलोगे? सैक्रल प्रोमिनेंटरी।
क्या बोलोगे, सैक्रल प्रोमिनेंटरी बोला जाएगा। अब क्या बोल रहा हूं, ये लीजिएगा आपका सिम्पोसिस प्यूबिस, ये क्या देखने को मिल रहा है डियर, सिम्पोसिस प्यूबिस। अब मैंने आपसे क्या बोला है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस, ये क्या रहेगा, अपर बॉर्डर, ये क्या रहेगा, मिडल बॉर्डर, और ये क्या है तो लोअर बॉर्डर। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमिनेंटरी, अगर यहां से यहां तक ये डायग्राम पूछा है तो ये चीज को क्या बोलोगे, पहला बोल रहा है ट्रांसवर्स डायामीटर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ओब्लिक्यू डायामीटर, तीसरा बोल रहा है डायगोनल कॉन्जुगेशन, लास्ट बोल रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। कमेंट फास्ट डियर, ये जो मैंने इमेज के अंदर बनाया ये क्या कहलाएगा, इसका नाम पूछा है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमिनेंटरी। पहला बोल रहा है ट्रांसवर्स डायामीटर, तो ट्रांसवर्स डायामीटर कौन सा होगा, जो इनके बीच के गैप देखेंगे। ट्रांसवर्स डायामीटर का मतलब इनके दोनों के बीच में, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होगा, दो। देखिएगा दोस्तों ये कौन सा है, तो ये आपका सैक्रल पार्ट है, बोले तो पोस्टीरियर, और प्यूबिस कहां पाया जाता है, एंटीरियर पार्ट में। आगे की तरफ क्या होगा, सिम्पोसिस प्यूबिस, पीछे की तरफ क्या होगा, सैक्रल होगा। तो अगर बात करते हैं ट्रांसवर्स डायामीटर का मतलब क्या होगा, तो ये तो होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, जब आगे से पीछे जा रहे हो एंटीरियर पोस्टीरियर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया, दोनों, जी हां, स्केल स्पाइन के बीच में देखोगे तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, ओब्लिक्यू डायामीटर, ओब्लिक्यू का मतलब क्या होगा, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ओब्लिक्यू, अगर ये डायामीटर आपको देखने को मिले, अगर इस प्रकार से डायामीटर होगा तो ओब्लिक्यू, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट बोल रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर कहां होगा, तो जस्ट मिडल पॉइंट से लेकर के आप मिडल पॉइंट ऑफ सैक्रल, अगर मिड पॉइंट का किसका ले रहे हो, सिम्पोसिस प्यूबिस का, और मिडल पॉइंट ही किसका ले रहे हो, सैक्रम का, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये भी नहीं होगा। जवाब क्या जाने वाला है, ओब्लिक्यू कॉन्जुगेट। क्या बोलोगे, ओब्लिक्यू कॉन्जुगेट, राइट आंसर रहेगा सी। अब ईमानदारी से याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, और वो क्या देता है, इस प्रकार से आपको एक फिंगर रूप में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। जी हाँ, इस रूप से क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मरीज की फिंगर्स बताता है, फिंगर्स पे देखना है कि कहां टच है, अगर लोअर बॉर्डर पे तो जवाब देना है डायगोनल कॉन्जुगेट। अगर मरीज में दो कंडीशन और देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, एक तो होता है ट्रू कॉन्जुगेट, एक होता है ऑब्स कॉन्जुगेट। ट्रू, ऑब्स और डायगोनल, तीन चीजें। अगर मरीज के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमिनेंटरी, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमिनेंटरी, कंडीशन कहलाएगी ट्रू कॉन्जुगेट। क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्रू कॉन्जुगेट। दूसरा बोल रहा हूं ऑब्स, मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्पोसिस प्यूबिस से अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रल प्रोमिनेंटरी, जवाब जाएगा ऑब्स कॉन्जुगेट। मिडल बॉर्डर से अपर जा रहे हो, जी हां। अब देखिएगा दोस्तों, इसी डायग्राम को वापस से घुमाने की कोशिश करते हैं, चलेगा। इसी डायग्राम को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये आपने लोअर बॉर्डर से वहां तक गए, ये कहलाया आपका डायगोनल कॉन्जुगेट, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल। मिडल बॉर्डर से यहां जा रहे हो, ये क्या कहलाएगा, ओब्स कहलाएगा। और अपर बॉर्डर से यहां जा रहे हो, ये क्या कहलाएगा, ट्रू। अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमिनेंटरी पे जाना ट्रू कॉन्जुगेट, मिडल बॉर्डर से जाना ओब्स कॉन्जुगेट, और लास्ट में क्या लिखा है, डायगोनल। याद रखिएगा, इमेज बेस्ड और थ्योरी बेस्ड दोनों क्वेश्चन पता होने चाहिए। वेरी गुड डियर, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़े फिर जवाब दे दोस्तों। चलिएगा, क्या पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट नहीं किया तो खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे। जी हाँ, ट्रू, ऑब्स और डायगोनल का डायमीटर भी याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे डायमीटर पूछेगा अलग अलग। इमेज बेस आया है, जो अभी तक डायगोनल का ही आया डियर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस वर्ड पे फोकस करना, नॉट ए मेथड प्रोवाइडिंग ए रीजनल एनेस्थीसिया। बोले तो दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा जो रीजनल एनेस्थीसिया का नहीं होगा। दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा जो रीजनल एनेस्थीसिया का नहीं होगा। पहला बोल रहा है स्पाइनल, दूसरा बोल रहा है एपिड्यूरल, नर्व ब्लॉक या इंट्राविनस। कमेंट फास्ट यार, कमेंट फास्ट, क्या जवाब जाने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या हुआ, कमेंट बॉक्स धीरे कैसे चल रहा है, कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाते रहिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स तो रुकना ही नहीं चाहिए।
क्या बात है, डी डी डी। कॉपी पेस्ट नहीं करें, कॉपी पेस्ट नहीं करें, अपने दिल से आंसर दें दोस्तों, दिल से आंसर दें जो आपके दिमाग में आता है। जी हाँ, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? रीजनल। रीजनल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पार्ट पे यूज करना। रीजनल का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक पर्पज से और स्पेसिफिक पार्ट पे यूज करना क्या कहलाएगा? रीजनल एनेस्थीसिया। जी हाँ, एक फिक्स पार्ट पे कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पर्पज से कर रहे हो, वो कहलाएगा रीजनल। पहला ले रहे हो स्पाइन में, बोले तो मरीज की रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या लगा रहे हो? एनेस्थीसिया लगा रहे हो, बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहे हो। रीढ़ की हड्डी में लगा रहे हो तो वो क्या करेगा? लोअर पार्ट को पैरालिसिस कर देगा स्पाइनल के अंदर। तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। बोले तो ये तो क्या है? रीजनल का पार्ट है। ये तो क्या है दोस्तों? रीजनल का पार्ट है। स्पाइनल में लगाते हो, कौन सी वर्टिब्रा में? L3 L4 के अंदर लगाया जाता है। बात सही है ना? L3 L4 और बच्चों में L4 L5, तो वहां लगा रहे हो तो लोअर पार्ट के लिए स्पेसिफिक पर्पज है, स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक पार्ट है। दूसरा बोल रहा है एपिड्यूरल, तो ये कहां लगा रहे थे? तो ये लगा रहे थे दोस्तों सब एरिकनोइड में। ये कौन सा? एपिड्यूरल। ड्यूरामेटर के ऊपर लगाते हैं, इससे मरीज में क्या नहीं देखने को मिलता है? हेडेक नहीं देखने को मिलेगा। ये किसको प्रिवेंट करेगा? हेडेक नहीं देखने को मिलेगा। एक स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक पर्पज है। लास्ट बोल रहा है नर्व ब्लॉक। जैसे कि नर्व ब्लॉक का मतलब मरीज के अंदर हाथ की सर्जरी कर रहे हो तो हाथ के अंदर जहां नर्व सेंसेशन लाता है, जो आपके पेन का एहसास कराएगा, उसको ब्लॉक कर दो। उसको क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। तो ये लोकल का पार्ट है। ये किसका है दोस्तों? लोकल एनेस्थीसिया का है। तो ये भी किसमें काउंट होगा? रीजनल के लिए स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक पर्पज है। लास्ट बोल रहा है इंट्रावीनस। नहीं, अगर किसी भी मरीज को इंट्रावीनस एनेस्थीसिया लगा दिया तो क्या ये एक स्पेशल पार्ट पे काम करेगा? नहीं, ये जाकर के होल ओवर बॉडी पे काम करेगा। ये कहां करेगा? ऑल ओवर बॉडी पे काम करेगा, ऑल ओवर बॉडी पे काम करेगा और पूरी की पूरी बॉडी में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, पूरी की बॉडी में डिस्टर्बेंस, पूरी की बॉडी में चिंता का विषय बना देगा। जी हाँ, इंट्रावीनस के अंदर कभी भी रीजनल काउंट नहीं होगा। स्पाइनल होगा, एपिड्यूरल होगा और नर्व ब्लॉक होगा। एपिसियोटोमी करने से पहले कौन सा लगाते हो? नर्व ब्लॉक लगाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपिसियोटोमी करने से पहले ये लिख लेना दोस्तों, याद नहीं रहता है तो कौन सा? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी से पहले कौन सा लगाओगे? तो नर्व ब्लॉक। और एपिड्यूरल और स्पाइनल तो सुना ही होगा। सी से पोजीशन देते हैं आपका। इसके अंदर मोस्ट कॉमन अगर साइड इफेक्ट पूछ ले एपिड्यूरल और स्पाइनल का तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। मरीज किस में चला जाएगा? हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी भी एनेस्थीसिया देते हो किस चीज को मॉनिटर किया जाता है? हमेशा रेस्पिरेटरी को। किसको असेस करोगे? रेस्पिरेटरी मूवमेंट को। क्यों करोगे? क्योंकि मरीज के अंदर वेसल्स में क्या आपने क्या कर दिया? मरीज को एनेस्थीसिया दे दिया तो वेसल्स का डायामीटर नहीं होगा चेंज, सॉरी वेसल्स का डायामीटर सेट नहीं होगा, मरीज में अचानक से हाइपोटेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। चलिएगा, वेरी गुड। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? तो राइट आंसर जाएगा इंट्रावीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इंट्रावीनस इसमें काउंट नहीं होगा डियर। इंट्रावीनस रीजनल में काउंट नहीं होता और ना ही काउंट होता है इनसफ्लेशन वाला। अगर किसी भी मरीज को एनेस्थीसिया सूंघा दिया ना तो वो भी इसमें काउंट नहीं होगा। एनेस्थीसिया सूंघाना भी इसमें काउंट नहीं होगा और इंट्रावीनस भी काउंट नहीं होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। नर्स क्या कर रही है? मरीज की केयर कर रही है, मरीज की सेवा कर रही है, मरीज को ठीक कर रही है। फॉलोइंग ए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। बीमारी क्या हो चुकी है? सीवी है। मरीज को बीमारी क्या है? सीवी है। बोले तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। बोले तो या तो कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक आ चुका है, मरीज में स्ट्रोक वाली कंडीशन हो गई, ब्रेन के कुछ न कुछ फंक्शन डैमेज होंगे। पूछ रहा है विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। बोले तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा जो टेस्ट के बारे में बताएगा? बोले तो पिज्जा के बारे में, बर्गर के बारे में, मिठाई के बारे में, चाउमीन के बारे में, पानी पूरी के बारे में बताएगा। स्मेल के बारे में बोले तो अगर वहां पर जो खाना बन रहा है उसकी सुगंध के बारे में कौन बताएगा? हियरिंग, जी हाँ, वेटर अगर आपको आवाज लगाएगा तो आपको सुनाई देगा या नहीं देगा, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन ने पूछा है टेस्ट, स्मेल और हियरिंग के बारे में ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको जवाब देगा? कमेंट फास्ट डियर। जी हाँ, कौन सा ब्रेन का पार्ट? कौन कौन से पार्ट देख रहे हैं आपको? ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और पेराइटल, 4 पार्ट दे रखे हैं। आपको पूछा है मरीज में बीमारी हो चुकी है सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज आने के कारण मरीज का क्या हो चुका है? हेड एंड नेक की आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण ब्रेन के कुछ पार्ट में क्या हो गई? ब्लड की सप्लाई रुक गई।
और सप्लाई रुक गई तो पार्ट क्या हो चुका है, नेक्रोस हो चुका है, पार्ट खराब हो चुका है, पार्ट बर्बाद हो चुका है। और एक बार अगर आपको पता है कि ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, कोई काम करना बंद कर दिया, तो वापस से नर्व के अंदर, नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, न्यूरॉन में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होगी, वापस से नहीं बनेंगे। तो कौन सा पार्ट, अगर ये चीजें कब नहीं देखने को मिलेगी? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब जाएगा? कौन से पार्ट डैमेज हो रहे हैं? चलिएगा बना देते हैं, कैसा होगा ये लीजिएगा आप लोगों का ब्रेन। आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रंटल। ये फ्रंटल लोब हो गया। ये कौन सा लोब हो गया? टेम्पोरल लोब। ये कौन सा? ऊपर वाला पैराइटल, और ये पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल। ऐसे ही होते हैं क्या लोब? मेरे तो ऐसे ही हैं, आप लोगों के ऐसे ही हैं क्या लोब? चलिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है टेस्ट, स्मेल और हीयरिंग के बारे में। फ्रंटल लोब किसके लिए होगा? तो फ्रंटल लोब क्या होता है? फ्रंटल लोब होता है जजमेंट के लिए। फ्रंटल लोब किसके लिए होगा दोस्तों? फ्रंटल लोब बिहेवियर के लिए। फिर फ्रंटल लोब किसके लिए होगा? तो थिंकिंग के लिए होगा। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति के नेचर, किसी भी व्यक्ति के थिंकिंग के बारे में तो कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब किसके लिए होगा? तो पेन, प्रेशर, टच के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? पेन, प्रेशर, टच। पेन, प्रेशर, टच। जी हाँ, आपको किसी ने छुआ है, आपने किसी को प्रेशर किया, आपने किसी को पेन दिया। जी, मरीज के अंदर बोलता है ना, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे कोई चीज प्रेशर करता है तो महसूस होता है, कोई भी चीज टच करने पे महसूस होती है। किसकी मेहरबानी है? पैराइटल लोब की। ऑक्सीपिटल लोब क्या जानकारी देगा? तो ये विजन के बारे में। जी हाँ, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है, आपको ज्यादा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, देता नहीं देता है, ये सारी जानकारी कौन देता है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल का मतलब ये देखिएगा दोस्तों, पीछे वाला लोब। पैराइटल का मतलब ऊपर वाला लोब। टेम्पोरल का मतलब साइड वाला। फ्रंटल का मतलब आगे वाला। आगे वाला क्या देगा? आपके बिहेवियर, आपके नेचर के बारे में जानकारी देगा, आपके सोच समझ के बारे में, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देगा फ्रंटल। पैराइटल लोब किसके बारे में जानकारी दे रहा है? तो पैराइटल दे रहा है पेन, प्रेशर और टच के बारे में। अब लास्ट में बच गया टेम्पोरल। टेम्पोरल की याद रखने की ट्रिक रखना, ईएनटी। ईएनटी के सारी की सारी जानकारी। ई का मतलब क्या हो रहा है? ई का मतलब ईयर, एन का मतलब नोज और टी का मतलब क्या हो गया? थ्रोट। जी हाँ, मरीज के अंदर कानों से सुनाई देगा या नहीं देगा? मरीज के अंदर नाक से सूंघने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? थ्रोट बोले तो मरीज के गले के स्वाद के सेंसेशन आएंगे या नहीं आएंगे? खाने का स्वाद के बारे में बोल रहा हूं, नाक से सूंघने का बोल रहा हूं, कानों से सुनाई देने का बोल रहा हूं। सारे के सारे ईएनटी वाले फंक्शन कहां से निकलेंगे? टेम्पोरल रीजन से। कहां से निकलेंगे? टेम्पोरल रीजन से। तो अब जो बताइएगा, सूंघने, स्वाद पता नहीं चल रहा है, सुगंध नहीं आ रही है, और क्या नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा लोब चला गया? टेम्पोरल लोब। कौन सा गया दोस्तों? टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल नहीं, फ्रंटल नहीं, पैराइटल नहीं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। वेरी गुड डियर, क्या बात है। कुछ बच्चों ने पहले जवाब दूसरा दिया था, जैसे ही आंसर मिलता ऑप्शन लिखे, ऑप्शन को चेंज कर लिया। अभी ऑप्शन को चेंज कोई नहीं दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन एग्जामिनर के अंदर एग्जाम के दौरान गलत मत करना। याद रख लेना, ईएनटी वाला कंसेप्ट कहां देखने को मिलेगा? टेम्पोरल में। फ्रंटल में क्या होगा? दिमाग चलेगा, होशियार वाले सिम्टम आएंगे। पैराइटल के अंदर पेन, प्रेशर, टच देखने को मिलेगा, और ऑक्सीपिटल के अंदर क्या रहेगा? विजन। वेरी गुड डियर, क्या बात है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये रहा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्या पूछना चाहता है? जी हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है, कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट कीजिएगा, खुद को कॉन्फिडेंट करोगे दोस्तों। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। क्या बात है, क्या बात है। क्या जवाब जाएगा दोस्तों? जी हाँ, फ्रंटल के लिए, हाँ, बिहेवियर के लिए फ्रंटल ही रेस्पॉन्सिबल होगा। फ्रंटल के अंदर पाया जाएगा ब्रोकाज एरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। ब्रोकाज यहीं पाया जाएगा। वर्निक्स कहां पाया जाएगा? टेम्पोरल में। वर्निक्स कहां रहेगा? टेम्पोरल में। चलेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट कॉमन, बोले तो एक ही चीज होगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन लेयर, ब्रेन के ऊपर। जी हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग बोले तो लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजियस। कौन कौन सी होती है? डेप, सबको पता है, ड्यूरामेटर, एरिकोनॉइड मैटर और पायामेटर। इसका क्या हो चुका है? तो इसका हो चुका है इन्फ्लामेशन देट अफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर। बोले तो मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप होगा बच्चों में मेनिंजाइटिस का? और कौन से बच्चे 5 साल से छोटे बच्चों में?
जल्दी से बताइएगा कौन सा टाइप होगा। 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूरा मैटर, इन्फ्लामेशन ऑफ अरिकेनॉइड मैटर, इन्फ्लामेशन ऑफ पाया मैटर। मरीज में क्या सिम्टम आएंगे दोस्तों, कमेंट फास्ट डियर। नेक में रिजिडिटी देखने को मिलेगी, मरीज की मसल्स में स्ट्रेसनेस आएगा, मरीज में इरिटेशन देखने को मिलेगा, मरीज के आईसीपी के लेवल में चेंजेस हो जाएगा, मरीज में ब्रुजकेंसी साइन होगा, मरीज में कर्निंग साइन देखने को मिलेगा। कौन कौन से दोस्तों, ब्रुजकेंसी साइन देखने को मिलेगा, मरीज में कर्निंग साइन देखने को मिलेगा, मरीज में नेक रिजिडिटी देखने को मिलेगी, मरीज में क्या देखने को मिलेगा, किस द नी टेस्ट। बोले तो मरीज को ढंग से बिठा दिया और बोल दिया ना नी को किस कर दो, तो वो क्या करेगा, अपने पैरों को फोल्ड कर देगा, ना कि गर्दन को आगे ले जाएगा। ब्रुजकेंसी का मतलब क्या है, सीधा सीधा सुला दिया व्यक्ति को और बोला कि गर्दन को ऊपर उठा करके क्या करो, गर्दन को ऊपर उठाओ। जैसे ही ऊपर उठाएगा नेक में क्या होगा, सीवियर क्रैम्प, पैरों को फोल्ड कर लेगा, ब्रुजकेंसी। कर्निंग का मतलब क्या हो गया, मरीज को सुला दिया और पैरों को, जी हाँ, नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करने की कोशिश की, नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करने की कोशिश की है, तब क्या देखने को मिला, हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन देखने को मिला। सारे के सारे चीजें ये स्पेशल सिम्टम हो गए। आपसे पूछ रहा है 5 साल से छोटे बच्चों में, पहला बोल रहा है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो ट्यूबरकुलर का मतलब टीबी वाले पेशेंट के अंदर मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट, तो ये लेट स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है। 5 साल से छोटे बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस का मुख्यतः नहीं पाया जाता है, ये कोई इसका कारण नहीं होगा, तो पहला तो गलत हो गया। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मतलब किसी न किसी बैक्टीरियल कोजेज के कारण, किसी न किसी बैक्टीरियल कोजेज के कारण, तो ये देखने को मिलता है एडल्ट्स में। ये किस में देखने को मिलेगा, एडल्ट्स के अंदर कुछ कारण हुआ, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और मरीज में मेनिंजाइटिस हो गया, नहीं होगा। इडियोपैथिक का मतलब कोई स्पेशल कारण नहीं, इडियोपैथी का मतलब कोई भी स्पेशल कारण के बिना मेनिंजाइटिस मिलना, तो ये कोई कंसेप्ट नहीं होगा। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस कौन सा होगा, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है, तो वायरल इंफेक्शन के कारण। एसेप्टिक किससे होगा, तो वायरल से। बैक्टीरियल एडल्ट में होगा, इडियोपैथी का यहाँ लॉजिक नहीं है। और ट्यूबरकुलर टीबी के पेशेंट की लेट स्टेज है, जी हाँ, टीबी के पेशेंट की लेट स्टेज के अंदर बोले तो ट्यूबरकुलस। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, डियर डी। जी हाँ, एसेप्टिक होगा दोस्तों, पोलियो के मरीज में पढ़ा था ना, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। चलिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और फटाफट से आंसर को पुट कीजिएगा दोस्तों। सेशन का समापन करते हैं, क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने इस क्वेश्चन को पढ़ा और जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिएगा तभी खुद को कॉन्फिडेंट करोगे दोस्तों। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा। चलेगा, अमंग द फॉलोइंग द इवेंट, समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अमंग द फॉलोइंग इवेंट बोले तो ये दिए गए इवेंट के दौरान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन बाय द फिजिशियन, बोले तो दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर इमीडिएट अटेंशन, बोले तो किसकी अटेंशन लानी पड़ेगी, फिजिशियन की। बोले तो दिए गए ऑप्शन के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है डियर कि फिजिशियन को हाथों हाथ बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो सीरियस हो जाएगी, या तो मांग में गड़बड़ हो जाएगी या बच्चे में गड़बड़ हो जाएगी। चलेगा, पहला बोल रहा है मरीज में बैकएक हो रहा है, बोले तो फीमेल की कंप्लेन है कि मेरी कमर दर्द कर रही है। दूसरा बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बोले तो मरीज बोल रहा है कि मुझे बार बार यूरिनेशन में जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी के अंदर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब यूरिनेशन, मिक्चुरेशन का मतलब यूरिनेशन। तीसरा बोल रहा है डिपेंडेंट पेडल एडिमा, बोले तो उसके पैरों के अंदर क्या देखने को मिल गई, सोजन देखने को। डिपेंडेंट पेडल एडिमा मतलब क्या हो गया, लेग एडिमा देखने को मिल रहा है, पैरों में सोजन हो गई, पैर बड़े हो गए, पैर फूल के मोटे हो गए। लास्ट बोल रहा है वेजाइनल ब्लीडिंग पर वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। डी, सारे डी कैसे दे रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लिया या याद है सबको। चलेगा, सीरियस कंडीशन होगी तभी फिजिशियन को बताएंगे। अटेंशन का मतलब क्या होगा, सीरियस कंडीशन। अटेंशन का मतलब क्या हो गया, सीरियस कंडीशन के दौरान फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। कौन कौन सी होगी सीरियस, या तो मैटरनल के लिए, या तो किसके लिए, मैटरनल कंडीशन के लिए सीरियस होना, या दूसरा किसके लिए, फीटस के लिए।
या दूसरा किसके लिए, फीटस के लिए, या तो माँ के लिए घातक हो या बच्चे के लिए। पहला बोल रहा है बैकएक बोले तो कमर दर्द, तो कमर दर्द तो जैसे ही नन्ना मुन्ना पेट में रहेगा, पेट भारी रहेगा तो माँ को कमर दर्द होगा। और दूसरा जब भी लेबर स्टार्ट होगा तो भी कमर दर्द होगा। तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई भी दुविधा वाली, कोई भी दिक्कत वाली, कोई भी स्पेशल अटेंशन वाली नहीं होने वाली। क्या पेट के ऊपर भारी चीज लटका दोगे कमर दर्द नहीं होगी? होगी दोस्तों, ये तो सीरियस नहीं है, गलत बात है। यहां पर तो फिजिशियन को बुलाना अपने लिए गलत होगा। दूसरा बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान बार बार मरीज के अंदर क्या हो जाता है, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है शुरुआत से ही। और जैसे जैसे आपका यूट्रस क्या हो रहा है, भर रहा है, यूट्रस भारी हो रहा है। अब देखेगा ये आगे भरा पड़ा है यूट्रस और उसके पीछे है ब्लडर। जैसे ही यूट्रस का वेट आएगा ब्लडर के ऊपर, वो क्या कर रहा है, उस थैली को दबा रहा है और मरीज को लगता है कि मुझे बार बार यूरिनेशन। तो जब तक बच्चा पेट में होगा मदर को फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा। ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, फिजिशियन को नहीं बुलाना है, बोलना है कि जाना पड़ेगा। अगर यूरिनेशन हो रहा है तो जाना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा बोल रहा है डिपेंडेंट पेडल पल्स, तो याद रखिएगा मरीज के अंदर क्या होगा, वाटर का रिटेंशन होता है। फीमेल में क्या होगा, एक्सेसिव वाटर होगा, एक्सेसिव वाटर देखने को मिलेगा और लगभग 6 से 7 लीटर। आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान कितना वाटर बॉडी में बढ़ जाता है, कितना लेवल बढ़ता है, 6 से 7 लीटर बॉडी में पानी का रिटेंशन हो रहा है। पानी का रिटेंशन होगा तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। जी हाँ, डिपेंडेंट एडिमा का मतलब जो इसको क्या सजेस्ट करो, पोजीशन चेंज करवा दो। मरीज को बोलो कि पैरों को लटका करके नहीं बैठे, टाइट शूज वगैरह नहीं पहने। तो इसके अंदर भी फिजिशियन को बुलाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंट पेडल एडिमा बोले तो पैरों में सोजन है, तो पैरों को ऊपर करके रख दो किसी भी तकिए के ऊपर, ताकि मरीज में सोजन वगैरह नहीं होंगी। कारण क्या है, बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है और फ्लूइड ज्यादा है तो मरीज में सोजन देखने को। लास्ट क्या बोल रहा है, ब्लीडिंग पर वेजाइना। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का मतलब या तो प्लेसेंटा उखड़ गया, या बच्चे में दिक्कत आ गई, या मां के अंदर दिक्कत आ गई, अबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेजाइना से ब्लीडिंग। तभी क्या देखने को मिलेगी, वेजाइना से ब्लीडिंग। तो ये सीरियस कंडीशन है, इसके दौरान फिजिशियन को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। वेरी गुड डियर। आई होप आप सभी लोगों ने आज के सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा अपना सेशन था, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट देखने को मिला था। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ते रहिएगा, उत्कर्ष परिवार पर विश्वास रखिएगा। स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की, तो लेना ना भूलिएगा। हर एक उस बच्चे को इन्फॉर्म कर देना दोस्तों जो यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड की तैयारी कर रहा है। मात्र 300 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज होने वाली है। 10 मॉडल पेपर है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इसके अंदर नर्सिंग के साथ आपके नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया गया। पूरे के पूरे सिलेबस बेस के पैटर्न के ऊपर इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। सारे के सारे हर एक क्वेश्चन का आपको पूर्ण रूप से रैशनल मिलेगा। अच्छे से पढ़ोगे, अपनी तैयारी को बूस्टअप करोगे, एग्जाम के दौरान आने वाले टाइम कंजप्शन को आप दूर कर सकते हो। एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है ये आप एनालिसिस कर लोगे पहले ही टेस्ट सीरीज के दौरान, कि मेरे के अंदर टाइम की कमी आ गई, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो 10 टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है, तो परचेज कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। ऐसे ही उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर शाम को 4:15 बजे, मिलना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। आज का सेशन यहीं तक रहेगा, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।